आज हम लोग अपना WEE यानी वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का एक प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। इसमें हम लोग केवल ये मत सोच के देखिएगा कि मैं केवल क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। इसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपका काफ़ी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और दूसरी चीज़ ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनके आंसर कितने लिखे हैं। मैं यहाँ पे जो सॉल्व पेपर लूंगा आपके सामने, उसमें जो आंसर लिखे गए हैं उनको मैं ठीक भी कराऊंगा कि यहाँ ये ना लिख के लिखिएगा, और ये चीज़ें आप समझ जाते हैं तो लगभग एग्जाम ठीक से जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे अगर आपने इस पूरे को देखा और आपको लगा कि सर इससे इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है, तुरंत कमेंट करिएगा। इसकी और भी सीरीज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी बढ़ाएंगे, बट एटलीस्ट इस पेपर का आपके ऊपर क्या असर पड़ा वो जरूर फीडबैक शेयर करिएगा। सबसे पहले आइए पेपर देखते हैं WEE का क्या कहता है। वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में क्या आया है, क्या करना है, सारी चीज़ों को वन बाई वन देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पे 2.5 घंटे का समय मिलता है आपको एग्जाम में और 50 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 50 मार्क्स ऑक्युपाई करता है आपका। अब आपको सबसे पहला बोला है सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 जो है, इंग्लिश वाले लोग परेशान मत हों, उनको भी समझ में आएगा। ठीक है ना, बस अगर आप ये समझ के नहीं बैठेंगे सर मेरा वाला नहीं बता रहा है मेरा वाला, तो दिक्कत है। बाकी ऐसा दिक्कत नहीं आने दूंगा कि आपको समझ में ना आए, क्वेश्चन को मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, सुनिए, बोला है किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए, यानी आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे कुछ पहले क्वेश्चन में कुछ 3 या 4 जो भी प्रश्न हो उसमें से 2 के आंसर आपको देने होंगे। ठीक है, अब पहला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से जरा क्या कहता है। तो पहला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि भारतीय मानकों के अनुसार पेय योग्य जल के गुणधर्म लिखिए। अब देखिए, इसके लिए इन्होंने पहले ही क्वेश्चन में रिफर कर दिया है इसको किसी, मान लीजिए मैंने जहां से पेपर उठाया उसमें पहले भी ये क्वेश्चन आया होगा और उसका उन्होंने आंसर दिया होगा, तो उस आंसर को उसने बोल दिया कि उत्तर के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 8 के प्रश्न 1 के उत्तर का अवलोकन करें। इसका मतलब हुआ, आपको पहले इंग्लिश वाले लोग समझ लें कि पेयजल के गुणधर्म यानी क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एच पर BIS, ठीक है ना, मतलब भारतीय मानक। भारतीय मानक का मतलब हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, आपको बताना है क्वालिटी ऑफ, ध्यान समझिएगा, क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। ड्रिंकिंग वाटर एच पर इंडियन स्टैंडर्ड, एच पर इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, कि क्या होता है क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्या ये पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था? ये वाला तो कम से कम फ्री भी है यूट्यूब पे, कुछ वीडियोस पेड होती हैं कुछ फ्री होती हैं, लेकिन ये वीडियो तो फ्री भी होगी कि एक क्वालिटी जो पेयजल की होती है, ड्रिंकिंग वाटर की होती है, उसमें क्या होता है। मैं कुछ आपको रिकॉल करा दूं, जैसे अगर पेयजल लेंगे तो उसमें टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए, उसमें कलर उसका कितना PPM होना चाहिए। PPM के बारे में हमने बताया था आप लोगों को, याद करिए। PPM होता है पार्ट्स पर मिलियन। अगर 10 लाख पानी है, 10 लाख मॉलिक्यूल पानी के हैं, या 10 लाख ग्राम पानी है, या 10 लाख किलो पानी है, तो 10 लाख किलो अगर पानी है तो 1 किलो, वैसे पानी को किलो बोलना बेकार है, मैं एक यूनिट यहाँ पे, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि 10 लाख भाग अगर पानी है तो एक भाग उसमें कोई कोई चीज है तो उसको कहेंगे 1 PPM है उसका, यानी उसका हिस्सा जो है वो 1 पार्ट कहा जाएगा पूरे 10 लाख का। वैसे 20 हो सकते हैं तो 20 PPM, 30 PPM। ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो मैं एक चीज बता दूं आपको, उसके लिए जब बोला कि इस इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ वाटर को डिस्क्राइब करिए, तो हम लोग क्या डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। जैसे मैं क्या क्या बता दूं, गंदलापन यानी टर्बिडिटी, कलर सिलिका स्केल पर दिखाया जाता है वो कितना होता है, तो ये गंदलापन 20 PPM, ये 10 PPM। उसके बाद फ्लोराइड कितना होता है, 1 PPM से 1.5 PPM के बीच में। क्लोराइड 250 mg पर लीटर कितनी होती है उसका। टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं वो 1500 PPM से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस तरीके से जो स्वाद और गंध, यानी जो इसका टेस्ट एंड ऑर्डर है वो आपत्तिजनक ना हो, मतलब नॉन डिजायरेबल ना हो। टेस्ट एंड ऑर्डर शुड बी डिजायरेबल, मतलब ऐसा उसका कोई मानक नहीं है लेकिन वो डिजायरेबल, हाँ डिजायरेबल होना चाहिए, वो आदमी को ठीक लगना चाहिए पीने में, बस उससे और कोई मतलब नहीं टेस्ट एंड ऑर्डर से। बाकी बहुत सारे, जैसे आयरन है तो 0.03 mg पर लीटर के हिसाब से होता है, मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो इस टाइप से जितने भी मानक के जो टेबल आपकी किताब में भी लिखे लिखाए मिल जाएंगे, मैंने भी दे रखे होंगे आपको नोट्स वगैरह में, तो वो जो मानक है वही आपको बताना है कि जल के अंदर क्या क्या चीजें किस मात्रा में होनी चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से पीने वाले पानी के।
तो वही क्वेश्चन है ये आपका, बहुत सिंपल है, पहला ही चैप्टर है, सेकंड कह लीजिए। पहले वाले में मान लीजिए आपने पढ़ा किसके बारे में, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका होता है क्वालिटी ऑफ वाटर। तो क्वालिटी ऑफ वाटर में पहला ही टॉपिक जो है वो ड्रिंकिंग वाटर की स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू उपयोग, फैक्ट्री के उपयोग एवं जन उपयोग हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की खपत का विवरण लिखें। अब घरेलू उपयोग तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर में पर कैपिटा पर डे, एक व्यक्ति प्रतिदिन भारत में शहरी क्षेत्रों में औसतन, शहरी क्षेत्रों में नहीं औसतन, पूरे इंडिया में औसतन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी की खपत होती है, ठीक है ना। तो अब कहेंगे क्या सर ये कितने नंबर का क्वेश्चन है। अब मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, दो ही करने हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे सर 5 नंबर में, तो पहला वाला तो चलिए ठीक है, 8-10 मानक कम से कम लिखेंगे, 5 नंबर हो जाए। लेकिन इसमें केवल आप ये नहीं बता देंगे कि 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, इसमें आप लिखेंगे जैसे प्रश्न आया, इसमें भी बोल दिया कि उत्तर के मॉडल टेस्ट के 1 नंबर के ब का उत्तर अवलोकन करें, ठीक है ना। तो ये मैं दिखा भी दूंगा, वो वाला भी मॉडल दिखा दूंगा जिसमें इसके आंसर हैं, लेकिन हम लोग पहले अपने से समझे। हमने क्या कहा यहाँ पे, सबसे पहले तो हमने कहा यहाँ पे कि इसमें घरेलू उपयोग मतलब डोमेस्टिक यूजेज में, घरेलू उपयोग मतलब डोमेस्टिक यूजेज, इसमें लिखेंगे आपको आंसर में कि एक व्यक्ति अपने घर के अंदर अपने नहाने, कपड़ा धोने, बर्तन धुलने, खाना पकाने, फ्लश के लिए और पीने के लिए जो पानी प्रयोग करता है उसे घरेलू उपयोग के लिए जल कहते हैं। यह प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर ली जाती है, यानी 135 एलपीसीडी यानी 135 लीटर पर कैपिटा पर डे ली जाती है। इतना लिखेंगे। पहले प्रश्न नंबर 1 का ब है तो आंसर लिखेंगे 1 का ब, यानी फर्स्ट का बी वाला, तो वहां पे लिखेंगे आप पहला डोमेस्टिक यूजेज, उसके अंदर जो बात मैंने बोली वो लिखेंगे और लास्ट में 135 लिखेंगे। इसी तरह फैक्ट्री के उपयोग के लिए शायद 20 एलपीसीडी होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे इस समय डेटा नहीं आता है, बस वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फैक्ट्री के उपयोग के लिए कि कोई भी, आखिर हम लोग पानी यूज किए, आप अपना यूज किए, आप अपना यूज किए, सब लोग यूज कर लिए, तो सरकार क्या केवल हम ही लोग को पानी दे दे, हम किसी न किसी तरीके से बाहर भी पानी का प्रयोग करते हैं। जैसे जो सामान हमने यूज किया, ठीक है, जो सामान हमने यूज किया वो सामान को बनाने में भी पानी लगाना, तो आखिर कहीं ना कहीं से वो हमारे ऊपर ही जाता है ना। तो एक व्यक्ति वास्तव में कुल कितनी पानी खपत करता है, नॉट ओनली डोमेस्टिक यूजेज, वो एक व्यक्ति कुल कितना पानी का खपत करता है, तो वो होता है 270 लीटर, 270 लीटर पर कैपिटा, कैपिटा मतलब व्यक्ति, पर कैपिटा पर डे, ठीक है ना। तो आप इसको समझाएंगे कि किसी फैक्ट्री में या उद्योग में पानी की खपत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 लीटर 50 लीटर जो भी होगा वो ली जाती है। जन उपयोग हेतु, जन उपयोग का मतलब, अब इसका इंग्लिश यहाँ क्लियर नहीं किया है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। जन शब्द का यहाँ कई मतलब होता है, जन का मतलब पब्लिक के लिए भी हो सकता है, पब्लिक प्लेस के लिए। अब जन उपयोग का मतलब सार्वजनिक उपयोग को अगर कह रहा होगा, देखिए आपको जब पेपर मिलेगा तो दोनों भाषाओं में मिलेगा और नो डाउट आप कर ले जाएंगे उसको, ठीक है ना। तो जन उपयोग के लिए, अच्छा, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की खपत का विवरण लिखना है। विवरण का मतलब आप ये भी बताएंगे कि ये क्या होता है, जैसे फैक्ट्री का उपयोग या घरेलू उपयोग क्या है, साथ साथ वो मानक में कितना लिया गया है, ये दोनों चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप इसका घरेलू उपयोग का हेडिंग बनाएंगे, फैक्ट्री उपयोग, जन उपयोग, सबके लिए क्या होते हैं, और चूंकि इंग्लिश में लिखा रहेगा तो समझना आसान हो जाएगा कि जन उपयोग का अर्थ क्या है, ठीक है ना। ये समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि आप समझ रहा मतलब इंग्लिश समझ रहे हैं तब भी। हिंदी में देखिए दिक्कत ज्यादा होती है, मैं दिखाऊंगा कई जगह हिंदी में दिक्कत है, चूंकि पेपर ज्यादा लोग हिंदी में कंफर्टेबल है इसलिए दिखा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, जो मुझे भी नहीं आता, कई बार हिंदी में ऐसे शब्द हो जाएंगे, आता रहेगा लेकिन क्लियर नहीं रहता है कहना क्या चाहता है, तो उसके लिए आप हिंदी वाले लोग भी इंग्लिश देख लिया करें। जब कभी लगे कि ये शब्द मैंने नहीं सुना है तो पहले तो खोपड़ी में एक आदत डालिए, छोड़ देते हैं, देखते ही नहीं है इंग्लिश में। हम लोग के समय में डिप्लोमा का पेपर हुआ, आ गया द्विधारी संख्या पद्धति को समझाइए, मैं पूरा पेपर खाली छोड़ के चला आया, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मेरे समय में ऐसा हुआ और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पेपर देखा और छोड़ दिए। वो बाइनरी नंबर सिस्टम जानते थे, इंग्लिश उन्होंने पलट के देखा तक नहीं, जबकि वो आसानी से कर सकते थे उस क्वेश्चन को। आप चाहें तो उठा के इसको देख सकते हैं, पीछे आया हुआ है, ठीक है ना, हिंदी नाम की वजह से। तो दोनों देखिए, इंग्लिश वाले लोग भी कभी कभी हिंदी देख लिया करें और हिंदी वाले लोग भी कभी कभी इंग्लिश देख लिया करें, जब तक क्वेश्चन बेटर ना समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला वाला। तो पहले वाले के 2 हो गए, तीसरा कह रहा है पहले वाले में, अच्छा कोई 2 ही करना है तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या कह रहा है,
जल को उपयोग योग्य बनाने की विधि संक्षेप में लिखें। अब देखिए जल को उपयोग का मतलब हो क्या, सीधे ये बोल रहा है कि ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि और बाकी उपयोग की बात नहीं कर रहा है ये। आप उपयोग में कोई भी उपयोग लें तो ड्रिंकिंग तक सीधे पहुंचिए। अब आप जानते हैं इसको ड्रिंकिंग के लिए बनाने के लिए मैं आपको मोटा मोटा जब शुरू किया था वाटर ट्रीटमेंट, याद करिए वाटर ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया था, तो उसमें मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले आप जल के साथ क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, स्टेप थे उनको थोड़ा थोड़ा बताइए डिटेल में। वैसे तो वो एक एक चैप्टर है, डिटेल में पढ़ा जाए तो वो एक एक चैप्टर हैं, जो जो टॉपिक हैं। जैसे सबसे पहला है छन्नीकरण या स्क्रीनिंग, पहले पानी कहीं से आया उसको छान लिया आपने, यही होता है। सबसे पहले पानी लेते हैं तो सबसे पहले इनटेक में पहुंच, नदी वगैरह पे जब सोर्स होते हैं तो इनटेक लेते हैं जब उसका, तो उसको पहले छान देते हैं छन्नी से। छन्नी भी अब नत होती है, सीधी होती है, दूरी कितनी होती है, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होती है, इतना सब नहीं लिखना है, बस समझा देना है कि छानते हैं। और ये छन्नक वाला जो काम होता है सतही जल स्रोत के लिए किया जाता है, भूमिगत जल स्रोत के लिए नहीं। सतही मतलब सरफेस सोर्सेस के लिए स्क्रीनिंग जरूरी है, जबकि आपका जो अंडरग्राउंड सोर्स है उनके लिए स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद वातन यानी एयरेशन कराते हैं, उसको कहीं ऊंचाई से गोल करके उसमें हवा घोली जाती है। सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर एयरेशन होता है, फिर उसके बाद याद करिए प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन का मतलब क्या था, याद करिए उसको सादा अवसादन किसी टैंक में छोड़ना कुछ एक पीरियड के लिए, दैट पीरियड इज नोन एज डिटेंशन पीरियड, रोक काल। एक टैंक में छान के पानी को लाए पहले, फिर हवा में उछाले। हवा में उछालने से कई चीजें होती है, अगर कहीं दुर्गंध है पानी में तो वो खत्म हो जाती है, ऑक्सीजेशन मिल जाता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। यदि आपने पूरा लेक्चर मेरा देखा होगा तो इस पर मैंने काफी जोर दिया था कि ऑक्सीजन जो ट्रीटमेंट होती है पानी की, वो उसके कई गुणों में एक साथ सुधार करती है, वो उसके कई गुणों में एक साथ सुधार करती है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर ये तो पेपर है केवल, याद करिए ये सब पढ़ा हुआ है, आपने कहीं तो पढ़ा होगा, मुझसे नहीं पढ़ा होगा, किताब देखी होगी, कुछ तो देखा होगा, ये सब पढ़ा हुआ है, रिकॉल हो रहा है। आप सुनते जाइए, देखिए सब क्या आया हुआ है, कर लेंगे आप लोग, कुछ ना कुछ लिखना जानते होंगे, हो जाएगा। बट एक बार रिवीजन करिए, ऐसे 3-4 सेट अगर अपने से ऐसे रनिंग करके देख लिए तो देखिए उससे होगा क्या, जो नहीं देखा रहेगा ये पेपर वो हमेशा 5 नंबर कम लाएगा, जो देख लिया रहेगा वो अगर 30 ला रहा था तो 35 लाएगा, 35 ला रहा था तो 40 लाएगा, और जो 50 ला रहा होगा वो 55 नहीं लाएगा, वो 85 लाएगा, ठीक है ना। तो 50 तो आते नहीं है थ्योरी में, लेकिन थ्योरी में आइडिया अगर सही से लग गया आपको क्वेश्चन का तो आप बिल्कुल ठीक ठीक नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत बहुत बड़ी नहीं आने वाली है। फिर अच्छा प्लेन सेडिमेंटेशन की अब जरूरत है कि कुछ ऐसे महीन पार्टिकल हैं जो सेडिमेंटेशन जिनका नहीं होता है, तो उनके लिए आप स्कंदक सहित अवसादन यानी सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन करेंगे। फिटकरी मिलाए थे, याद करिए, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बताई गई। अच्छा मान लीजिए सेडिमेंटेशन हो गया, फिर फिल्टरेशन, डिसइंफेक्शन, और लास्ट में यदि जरूरत हो तब सॉफ्टनिंग करेंगे, पानी हार्ड हो तो। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा गया, देखिए जरा, लिखा नहीं गया क्या। सबसे पहले छन्नीकरण, थोड़ा सा मैं ये पीडीएफ आपको, हेलो, ये पीडीएफ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके फ्री स्टडी मटेरियल में से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से कर लीजिए, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। सुनने के बाद एक बार पढ़ना है, आइडिया, जहां कुछ गलती लगेगी मैं बताऊंगा, देखते रहिए। तो छन्नीकरण या स्क्रीनिंग क्या होती है, छन्नीकरण या स्क्रीनिंग का मतलब होता है छानना। अब इसके बारे में जनरल क्या लिखा गया है थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग फटाक से, क्या लिखा गया देखिएगा कि बहते हुए पानी से मोटी निलंबित अशुद्धियों पदार्थों को हटाने के लिए इसे लोहे के छन्नकों यानी कचरा जाली जिसको बोलते हैं, जब पानी बहता है तो ऐसे इंक्लाइन करके छड़ों की जाल बना दी जाती है तो पारित किया जाता है। यह छन्नक अंतर्ग्राही, अंतर्ग्राही का मतलब इनटेक होता है। इनटेक, इनटेक क्या होते हैं भाई, कोई बताएगा। इनटेक का मतलब होता है, जैसे देखिए आपको नदी से पानी लेना है, ठीक है ना, तो पहले नदी के पानी को वहीं पर एक चैम्बर बना लेते हैं, नदी के बगल में रिवर बैंक पर एक बड़ा सा ऐसे चैम्बर बनाते हैं, टैंक जैसा जमीन पर ही, उसमें पहले पानी आता है। तो पहले कोर्स स्क्रीनिंग होती है, कोर्स मतलब पहले मोटी जाली लगती है, इनटेक में पानी आता है। इनटेक मतलब समझिए एक कमरा है बहुत बड़ा सा, उसमें पानी भरने की व्यवस्था पूरा प्रूफ है, वाटर प्रूफ है वो कमरा, उसमें पहले पानी आई तो आया, तो जहां से आ रहा था नदी का पानी पंप वगैरह से, उसको पहले इनटेक में लेते समय कोर्स स्क्रीनिंग कर दी गई। कोर्स स्क्रीनिंग का मतलब होता है मोटा मोटा छान दिया गया। फिर इनटेक से प्लांट तक पानी पहुंचाएंगे, मैं अभी इसका एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखा दूंगा, उससे और क्लियर होगा। प्लांट तक जब पानी पहुंचती तो फाइन स्क्रीनिंग के बाद इनटेक में आया, कोर्स स्क्रीनिंग आते समय हो गई, इनटेक से बाहर निकलते समय फाइन स्क्रीनिंग हो जाती है।
तो छन जाता है पानी, ठीक है ना। तो जो मोटी मोटी अशुद्धियां हैं जो दिखने वाली हैं वो तो हट जाती हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनटेक। फिर इनटेक में कक्ष में तथा जल कल तक पहुंचाने वाली चैनल पर लगाए जाते हैं। देखिए दो बातें हैं, यह छन्नक पारित, यह छन्नक अंतर्ग्राही कक्ष में यानी इनटेक चैम्बर में, और जल कल मतलब वाटर प्लांट पर पहुंचाने वाली चैनल पर लगाए जाते हैं। मतलब जो इनटेक से चैनल जाती है, चैनल मतलब जिससे होकर पानी बहता है, वहां पे भी लगाए जाते हैं, ठीक है। वातन या वायु मिश्रक, वायु मिश्रण का मतलब होता है उसमें एयर को घोलना पानी में। देखिए पानी बहुत ऐसे ऐसे फेंट, जानते हैं कभी शादी विवाह में देखते होंगे तो दूध वाला जो रहता है, अभी अभी कभी देखे होंगे, या लस्सी वगैरह बनाने वालों को, तो वो ऐसे उछाल उछाल करके बनाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, और वो फिर आप पीते हैं तो एक अलग सा टेस्ट लगता है आपको। अच्छा, कोई एक दूध ऐसे खूब गर्म करके आपको अच्छे से निकाल के दे दे, मजा नहीं आएगा। जब उसको खूब खूब फेंटा जाता है तो उससे क्या होता है, उसका एयरेशन होता है, दो चीजों में सुधार होता है। एक तो उसकी क्वालिटी, ऐसा मत सोचिएगा कि केवल वो हंसी हो रही है ना, पहले के समय में ऐसा किया जाता था। उसका रीजन क्या होता था, क्वालिटी इंप्रूव, ऑक्सीडाइज हो जाते थे प्रॉब्लम उसमें, और ऑक्सीजन ज्यादा मिलती थी हमको। तो जब हमको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा मन अपने आप खुश होने लगता है। बात समझ रहे ना। तो इसलिए तो जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करने, आपत्तिजनक गैसों को बाहर निकालने तथा ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पानी को मुक्त हवा में प्रवाहित किया जाता है अथवा फंवारे के रूप में उछाल किया जाता है, जिससे इसका मुक्त वायु से घनिष्ठ संपर्क, मतलब अ गुड कॉन्टेक्ट, इस प्रक्रिया से पानी का स्वाद तथा गंध ठीक हो जाती है। मतलब पानी का जो स्वाद है और गंध है ठीक हो जाता है। सादा अवसादन, अब उसके बाद तीसरे नंबर पे मतलब प्लेन सेडिमेंटेशन, पानी को कुछ समय तक टैंक में भरकर स्थिर कर देने पर उसमें उपस्थित निलंबित, सस्पेंडेड, जो तैर रही हैं उनको कहते हैं निलंबित अशुद्धियों के अधिकांश कण अपने भार के कारण नीचे तली पर आके बैठ जाते हैं, पानी निथर जाता है। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। क्लियर है ना, इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। समझ में आ रही है, पानी में अशुद्धियों का नीचे बैठ जाना, ताकि पानी क्या हो, ऊपर ऊपर से छनके, जैसे टैंक बना, ये टैंक बना, इसमें होता क्या, पानी को यहां से एंट्री कराते हैं, ठीक है, और फिर यहां से धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ऊपर ऊपर, ऐसे ऐसे टैंक बना है ये आपका, ये ऐसे पानी निकलता है इसमें से, ऐसे आता है, आया, अशुद्धियां ऐसे नीचे बैठ गई, और साफ पानी ऊपर से निथर करके तो जाएगा नहीं, इसमें सब नीचे बैठ जाएंगे और इधर से पानी फिर ऊपर ऊपर निकल जाएगा। तो इसको कहते हैं अवसादन टैंक यानी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये अगर कई बार ऐसे भी महीन होते हैं जो नहीं बैठते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग कोगुलेशन करते हैं। कोगुलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, यानी स्कंदक सहित अवसादन की बात करेंगे। स्कंदक सहित अवसादन का मतलब होता है, स्कंदक सहित अवसादन का मतलब होता है कि उसमें कुछ ऐसे मटेरियल मिला देते हैं कि जो महीन महीन थे, नहीं बैठ रहे थे, काफी महीन थे, नीचे नहीं सेट हो रहे थे, सेटलमेंट नहीं हो रहा था, तो वो आपस में जुड़ने लगते हैं। फिटकरी अगर पानी में डाल दिया जाए तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद पानी के ऊपर एक लेयर बन जाएगी। यदि थोड़ा सा भी खराब पानी है, गंदा पानी, उसमें फिटकरी डालिए, थोड़ी देर बाद पानी के ऊपर एक लेयर बनती है। वो लेयर किस चीज की होती है, जितनी इंप्योरिटीज रहती है ना, वो इकट्ठा होके फ्लॉक यानी गुच्छा बना लेती हैं। अब वो गुच्छा हो गया भारी, और धीरे धीरे क्या होगा, पानी बैठ जाएगा। तो पानी में सेडिमेंटेशन की रेट को तेज करने के लिए वी एड कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स आर द मटेरियल विच एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। स्कंदक सहित अवसादन में निलंबित अशुद्धियों के अधिक महीन कण तथा कोलाइडी पदार्थ साधारण अवसादन से तली पर नहीं आते हैं। यह पानी में चक्कर लगाते रहते हैं क्योंकि इनमें विद्युत चार्ज रहता है। इन अशुद्धियों को पानी से अलग करने के लिए इसमें कुछ रसायन मिला दिए जाते हैं, जिससे जल में ऊर्णिका यानी फ्लॉक, फ्लॉक मतलब गुच्छा समझिए, ऊर्णिका मतलब गुच्छा बनती हैं, जो इन महीन अशुद्धियों को अपनी पकड़ में लेती हुई नीचे तली पर जाकर बैठ जाती है और जल निथर जाता है। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन नहीं, स्कंदक सहित अवसादन कहते हैं। बात समझ आ रही है ना। इसके लिए नहीं बताया इसने कि क्या यूज करते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा कोगुलेशन के लिए यानी स्कंदन के लिए फिटकरी यानी एलएम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे आगे चलिए, बैठ गए लेकिन पानी अभी निकला, काफी चीजें बैठ गई, लेकिन एक और प्रोसेस बचा है, फिल्टरेशन। फिल्टर कैसे करते हैं, पानी को ले जाकर के बालू की मोटी लेयर से उसको पास कराने को कहते हैं फिल्टरेशन। फिल्टरेशन देखिए संक्षेप में समझाना है, पहले ही बोला, क्योंकि इतने सारे चीजों को एक साथ तो आप नहीं बता सकते हैं डिटेल में, क्योंकि ये एक एक चैप्टर है। फिल्टरेशन एक चैप्टर है, एयरेशन एक चैप्टर है, स्क्रीनिंग एक चैप्टर है, तो इनको शॉर्ट में ही समझाना है, ये बोला भी और ऐसे ही आता भी है, पूरा समझाने को कभी नहीं आता। निस्यंदन या फिल्टरेशन क्या होता है,
अवसादन से पानी का गंदलापन कुछ सीमा तक कम हो जाता है। अवसादन से काफी हद तक, अवसादन मतलब सेडिमेंटेशन से काफी कम हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अभी भी फिल्टरेशन की जरूरत है ताकि पानी की क्वालिटी क्या हो सके, और भी बेहतर हो सके, परंतु अशुद्धियों को पूर्ण रूप से अलग करने के लिए, चलिए तो यहाँ पे अब समझ गए कि फिल्टरेशन का मतलब कुछ सीमा तक, देखा आपने पढ़ा कि अवसादन से गंदलापन यानी टर्बिडिटी कुछ कम हो जाती है, परंतु अशुद्धियों को पूर्ण रूप से अलग करने के लिए पानी को बालू की मोटी परत से पारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को फिल्टरेशन यानी निस्यंदन हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। सतही जल भी अवमृदा की, देखिए जो भूमिगत जल होता है, जो पानी हम लोग नीचे से निकालते हैं, वो एक्चुअली पहले ही जमीन से छनता हुआ नीचे जाता है। बारिश या अफवाह रन ऑफ का पानी हो तो छनता हुआ नीचे जाता है, तो वो ऑलरेडी फिल्टर्ड होता है, तो उसको फिल्टरेशन की खास जरूरत नहीं होती, ठीक है। बल्कि उसको केवल ज्यादा से ज्यादा डिसइंफेक्शन की और सॉफ्टनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि स्क्रीनिंग हो उसको, देखिए जो अलग अलग पानी के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, ये सब उन्होंने बताया है कि जरूर नहीं कि आप किसी पानी को ले जाए तो ये सारा ही करें। अब मान लीजिए कोई पानी नीचे से निकाला गया, वो ऑलरेडी फिल्टर्ड है, ऑलरेडी सेडिमेंटेशन हुआ है उसका, उसको केवल जरूरत है एयरेशन की और दूसरा डिसइंफेक्शन की। और जो पानी सतही है, नदी वगैरह से लाया गया, उसको अगर पीने योग्य बनाना है तो पहले छानिए, क्योंकि वो सतह पे था और उसको एयरेशन की जरूरत नहीं है। एयरेशन क्या करेंगे, जब नदी में पानी बह रहा है तो लगभग हवा से घुला हुआ है, तो उसको एयरेशन की जरूरत नहीं है। जो भूमि के अंदर है उसको एयरेशन की जरूरत है। तो जरूर नहीं कि एक ही सार, देखिए आपको पढ़नी सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन किस पानी पर कौन कौन सी लगेंगी, कौन कौन सी नहीं लगेंगी, ये तो समय और समझदारी बताएगी आपकी, ठीक है। आगे देखिए, पानी यहां लिखा है कि सतही जल भी अमृदा की अनेक परतों से रिश्ता यानी क्षमता हुआ जब नीचे की ओर जाता है तो प्राकृतिक तौर से फिल्टरित हो जाता है, मतलब नेचुरली फिल्टरेशन हो गया उसका। अतः गहरे कुओं तथा नलकूपों से निकलने वाला पानी स्वच्छ होता है जनरली। जरूरत हो तो डिसइंफेक्शन करिए, नहीं तो मत करिए, चले, अगर वैसा कोई खास दिक्कत नहीं उसमें, तो ये तो फिल्टरेशन हो गया। अब रोगाणुनाशन यानी डिसइंफेक्शन, यानी पानी दिखने में साफ है, अच्छा है, सारी अशुद्धियां बैठ गई, ऑल आर ओके, बट व्हाट इफ देयर आर सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक का मतलब रोगजनक जीवाणु हो उसके अंदर, तो उनको खत्म करने के लिए उसको जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहते हैं रोगाणुनाशन या डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन करने के कई तरीके हैं, जैसे आपके घर में आरओ लगा हुआ है, रिवर्स ऑस्मोसिस, उससे भी डिसइंफेक्शन होता है। यूवी का यूज हो रहा है आजकल, अल्ट्रावायलेट का, उससे भी डिसइंफेक्शन होता है। उसके बाद सबसे पुरानी और कारगर और सस्ता तरीका जो है और मैनुअल, वो है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन एक तरीका है जिससे डिसइंफेक्शन हो सकता है। डिसइंफेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, बट क्लोरीनेशन इज वन ऑफ देम, इन विच सम अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर, जिसमें कुछ अमाउंट क्लोरीन की क्या की जाती है, पानी के अंदर डाल दी जाती है, और उससे क्लोरीन जो होता है वो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं उनसे एक्ट करके उनको क्या करता है, डाइल्यूट कर देता है, खत्म कर देता है, और उसके बाद पानी में जो भी मिलने की भी संभावना है। अभी क्लोरीन के बारे में आगे और मिलेगा क्वेश्चन में, तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। छोटा सा मैं प्लांट के बारे में यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो प्लांट है जल शोधन प्रक्रियाओं का, देखिए जो प्रवाह चित्र है उसमें सबसे पहले देखिए नदी है, ये जल स्रोत है एक, ठीक है ना, एक नदी है, नदी से पानी देखिए अंतर्ग्राही यानी इनटेक है, नदी से पानी इसमें लिया गया, यहीं पर लगा रहता है। अगर मैं थोड़ा सा, तो जूम करने लायक भी नहीं है, बट लेट मी जूम इट वन, ठीक है, ये अगर समझ लें आप थोड़ा सा यहाँ पे, तो मैं कहूंगा कि ये नदी है, नदी से यहाँ पर एक चैम्बर बना है विच इज नोन एज इनटेक, अंतर्ग्राही, और स्रोत से इनटेक में पानी गया, यहाँ कोर्स स्क्रीनिंग होती है, पानी इसमें भरा जाता है, फिर यहाँ से लिया जाता है जब जरूरत होती है, तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फाइन स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद वायु मिश्रण लगा रहता है यहाँ पे, वायु मिश्रण मतलब होता है एयरेशन के लिए, मिक्सिंग होती, पानी बहुत तेजी से घुमाया जाता है जिससे हवा उसमें घुल जाती है, फिर आगे जाता है। तो ये रसायन टंकी है, रसायन टंकी का मतलब क्या होता है भाई, इसमें जो भी केमिकल मिलाना हो किसी टाइप का वो यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, ताकि ये पानी में अपने आप मिल जाएगा, नहीं मिलाना मत मिलाइए। फिर जब इसमें रसायन गया और इसके अंदर चला गया, लेकिन उसकी मिक्सिंग कहाँ होगी, मिश्रण वो इस जगह पर, मान लीजिए कुछ डाल दिए, यहाँ गया, मिला दिया गया अच्छे तरीके से, यहाँ पे मिलने के बाद अक्सर यहाँ पे फिटकरी वगैरह ऐड कर दिया जाता है। अगर प्लेन सेडिमेंटेशन करना है तो सीधे ले जाइए, यदि आपको चाहते हैं कि फिटकरी ऐड करके
आप उसका कोगुलेशन करना चाहें तो यहीं पर फिटकरी ऐड करिए, यहाँ पे मिक्सिंग होगी, आगे जाके उर्णन, उर्णन मतलब फ्लॉकुलेशन होता है, फ्लॉकुलेशन को कहते हैं उर्णन, यानी गुच्छा बनने की प्रक्रिया यहाँ यहाँ होती इस जगह पे, उर्णन हो गया, उसके बाद इसका क्या होता है अवसादन। यदि आप यहाँ फिटकरी ऐड नहीं करेंगे तो मिक्सिंग भी नहीं होगी, सीधे यहाँ पे गुच्छे भी नहीं बनेंगे, सीधे अवसादन होगा। तो दैट सेडिमेंटेशन इज नोन एज प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन मतलब सादा अवसादन। If we add alum at this point, it will be called coagulation और स्कंदन इन हिंदी। तो वो यहाँ पर जा करके धीरे धीरे अवसादित होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे गया पानी, ठीक है, उसके बाद ऐसे निकलेगा ऊपर ऊपर से यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अवसादन के बाद फिल्टरेशन यानी छनाई होगी उसकी पानी की, छन करके यहाँ पे होगा रोगाणुनाशन, उसके बाद यहाँ पे भंडारण, शुद्ध जल का भंडार है और यहाँ से हो जाएगी सप्लाई, यही चीज ना। इसमें यदि पानी में हार्डनेस है, जैसे आप जानते हैं कि पानी में कठोरता होती है, अगर उसको दूर करना है तो कठोरता दूर करने की कई विधियां हैं, जिसमें से एक सबसे सामान्य विधि है पानी को बॉयल कर देना या फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें मिला देना, एक इरिटीए मेथड था, ठीक है ना। तो इसमें हल्का सा मृदुकरण के बारे में बताया गया है, लास्ट में वो कर दिया जाता है, यदि जरूरत हो पानी हार्ड हो तो मृदुकरण भी किया जाता है। यहाँ देखिए पानी का मृदुकरण लिखा गया है, यदि आप इसको पढ़ें तो लिखा गया है यहाँ पे, क्या लिखा गया है भाई, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है पानी का मृदुकरण कठोर पानी पीने में, घरेलू उपयोग में तथा कपड़ों की धुलाई में परेशानी उत्पन्न करता है। यदि संभव हो तो कठोर पानी यानी हार्ड वाटर को मृदु जल सॉफ्ट वाटर में परिवर्तित करने के उपाय करने चाहिए। जल मृदुकरण की कई विधियां, परंतु उपयुक्त साधन न होने पर यह प्रक्रिया उपभोक्ताओं पर छोड़ दी जाती है। यदि अच्छा व्यवस्था आपके, क्योंकि जल का मृदुकरण करने से प्लांट पर बड़ा असर पड़ता है, बड़ी जल्दी जल्दी बॉयलर्स में बॉयल भी करने लगे तो बॉयलर्स जल्दी जल्दी चोक हो जाते हैं, क्योंकि काफी उसमें से चपड़ी निकलती, बड़ी बड़ी पिपड़ियां, जिससे खराब हो जाता है बॉयलर, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होगा तो ये उपभोक्ताओं मतलब आपके पास पहुंच गया, आप अपने सॉफ्टनिंग कर लीजिए, उबाल दीजिए, खत्म हो जाए, छोड़ दी जाती है, क्योंकि कठोर जल ग्रहणता व्यक्तिगत रुचि पर भी निर्भर करती है। कुछ लोग हार्ड पानी पीना पसंद करते हैं, ये व्यक्तिगत रुचि भी होती है, भैया हमको सॉफ्ट करके नहीं चाहिए, हमको जरूरत हो तो हम कर लेंगे। मृदु जल का कोई स्वाद नहीं होता, अतः लोग जल की कुछ कठोरता के पक्ष में होते हैं, ये भी बात जान लीजिए। कई लोग बहुत सॉफ्ट पानी, जैसे किसी किसी को आरओ का पानी अच्छा नहीं लगता है, मतलब उसमें बिल्कुल सारी सब कुछ खत्म हो जाता है तो एकदम माइल्ड हो जाता है वो, तो उसका कोई टेस्ट नहीं रह जाता। जबकि पानी को आप लोग भी जानते हैं कि जगह जगह के पानी का टेस्ट होता है। लोग कहते हैं पानी टेस्टलेस है, बट इज इट राइट? नॉट राइट, क्योंकि जानते हैं पानी का समय समय पर क्या होता है, मतलब जगह जगह पे और टाइम टाइम पे बदलाव होते हैं, उसमें थोड़ी कठोरता चलती है, तो इसलिए बिल्कुल मृदुकरण भी सही नहीं है। अब ये प्रवाह आरेख आपको मैंने समझा दिया। आप देखिए ये जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग एक रिवीजन टाइप से कर रहे हैं और चीजों को समझते चल रहे हैं, फिर भी समझ में आ रहा है। लेकिन यदि आप कोर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर बात कर लीजिए, और बहुत ही कम प्राइस में आपको शायद कोर्स मिल जाए। अब भाई आप वीडियो कब देख रहे हैं वी डोंट नो, बट कॉन्टेक्ट करिए जिससे आपको सही जानकारी मिल जाए आपके कोर्स के बारे में, ठीक है। हाँ, पानी को क्षरण मुक्त बनाने की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अब प्रश्न नंबर 1 के 3 पार्ट थे, तीनों को हमने देख लिया, थोड़ा थोड़ा समझाया, बाकी 2 के तो, लेकिन 1 को डिटेल में, ठीक है। और पहले 2 के भी आंसर मैंने लगभग आपको बताए, उनको आप किसी भी नोट्स में बुक में देख लेंगे, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। और आप एक बार इस पेपर को पूरा देखिए, देखते देखते आपको लगेगा कि मैं पेपर कर सकता हूं, ये दिमाग में रखिएगा। पानी को क्षरण मुक्त, अब देखिए इंग्लिश में लिखा नहीं है कि क्षरण मुक्त का अर्थ क्या है। यहाँ पे यदि ये क्षरण मुक्त को, यहाँ पे चूंकि हिंदी में लिखा है रोगाणुनाशन, तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश में हो सकता है डिसइंफेक्शन लिखा हो, कि पानी को रोग मुक्त, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है रोगाणु मुक्त, ये क्षरण मुक्त लिखा है। क्षरण शब्द का एग्जैक्टली क्या मतलब है सच कहूं मुझे नहीं मालूम, बट इसके आंसर से ऐसा लग रहा है कि ये डिसइंफेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। पानी को क्षरण मुक्त बनाने की आवश्यकता का वर्णन करें कि व्हाट इज द नीड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, व्हाट इज नीड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। यदि इनका आंसर देखें तो यही क्वेश्चन का मतलब निकल रहा है। तो डिसइंफेक्शन की क्या जरूरत है, जाहिर सी बात है, देयर आर लॉट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज अवेलेबल इन द वाटर विच कैन हार्म आवर हेल्थ, ठीक है ना। बहुत सारी टाइप की पैथोजेनिक यानी रोगजनक बैक्टीरिया जो है वो पानी के अंदर पाई जाती हैं, जो हमारे हेल्थ को क्या कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। उसके लिए हमको रोगाणुनाशन की जरूरत है, यही तो हमारा आंसर होना चाहिए। तो कह रहा है यहाँ पे कि
पानी में रोगाणुनाशन के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें रोगाणुनाशक यानी डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब वो पदार्थ जो ऐड किए जाते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। एक संतोषजनक रोगाणुनाशन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, यानी उसका क्या, उसके अंदर क्या आवश्यकताएं हैं, यानी क्या नीडेड है उसकी। यह जल में विद्यमान सभी रोगजनक जीवाणु का न्यूनतम समय के भीतर विनाश कर सके ताकि शुद्ध जल उपभोक्ताओं तक शीघ्र पहुंच सके। हम लोग जानते हैं क्लोरीन ऐड कर देते हैं, ये लगभग सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, और हम थोड़ा ज्यादा क्लोरीन ऐड करते हैं ताकि जब हम यहाँ से एकदम शुद्ध करके भेजें तो रास्ते में कहीं से कोई अगर दिक्कत आ रही है, पानी कहीं और से लीकेज वगैरह से कहीं कुछ अशुद्धियां मिल रही हैं तो उनको भी वो डिसइंफेक्शन कर दे। तो दैट एक्स्ट्रा क्लोरीन विच इज एडेड फॉर सेफ्टी इज कॉल्ड रेजिडुअल क्लोरीन। अभी उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी देर बाद इसी में आएगा। तो यह आसानी से बाजार में उपलब्ध और सस्ता भी हो। क्लोरीन इज अ वेरी चीप एंड रीजनेबल, चीप नहीं कह सकते, इज रीजनेबल मटेरियल टू यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है ना। इसको इस्तेमाल करना सरल हो, इसके हस्तन के लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता न्यूनतम हो। अब ऐसा कोई डिसइंफेक्टेंट्स यूज करिए जिसको ले आने ले जाने में खरीदने में खटिया खड़ी हो जाए, इजीली अवेलेबल हो। ब्लीचिंग पाउडर होता है क्लोरीन से बना हुआ, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जो आसानी से मिलती हैं और सस्ती भी होती हैं। पानी के लिए सबसे अच्छा क्लोरीन क्यों है भाई? आसान है, प्लांटिंग भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, जाके कई रूपों में आता है, घोल भी आता है, पाउडर भी आता है। हाँ, इसके घोल का जल में सांद्रण कंसंट्रेशन व क्रिया सामर्थ्य एक्शन का शीघ्र भान हो सके, मतलब पानी में जब इसको घोला जाए तो इजिली एक्शन हो जाए इसका। इसका प्रभाव तब तक जब तक उपचारित जल उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाता बना रहना चाहिए। मतलब हमने डिसइंफेक्शन करके भेजा और वहां तक पहुंचने से पहले फिर से दिक्कत आ गई, ऐसा डिसइंफेक्टेंट्स होना चाहिए जिसका प्रभाव बना रहे कुछ देर तक, जब तक कि कंज्यूमर तक न पहुंच जाए पानी। बात समझ रहे? इसके प्रयोग पर पेयजल में कोई विषैलापन, अब चूंकि उसमें पैथोजेंस को मारना है, इट्स लाइक मॉस्क्यूटो कॉइल, मच्छर तो मारे लेकिन आदमी ना मरे, समझ रहे बात को। तो ऐसा डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए जो पानी के पैथोजेनिक बैक्टीरिया को तो खत्म करे लेकिन हमारे लिए कोई टॉक्सिसिटी ना आए उसमें, ताकि हमें हेल्थ का इशू बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपत्तिजनक तत्व यानी टॉक्सिक शेष न रहे, ठीक है ना। हमारे लिए रोगाणुनाशक के लिए क्लोरीन विश्व भर में मान्य पदार्थ है और सभी जल कल मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप प्रश्न नंबर 2 का पहला आंसर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि एक डिसइंफेक्टेंट्स के क्या आवश्यकताएं यानी क्या उसके गुण होने चाहिए, ठीक है ना। आवश्यकताओं को यहाँ पे हिंदी में कई बार बोलता है, देखिए आवश्यकता शब्द के दो मतलब होता है, एक होता है नीड, एक होता है रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, यहाँ पे इस आवश्यकता का मतलब क्या था? रिक्वायरमेंट। तभी ये यहाँ पे व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड डिसइंफेक्टेंट, ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड डिसइंफेक्टेंट्स। बात समझ रहे ना। तो यहाँ पर इसका मतलब रिक्वायरमेंट्स से है, ठीक है ना। और नीड का मतलब जरूरत होता है। आवश्यकता का मतलब एक होता है हमको उसकी आवश्यकता क्यों है, और दूसरा होता है उसको वो होने के लिए क्या आवश्यकता है। एक आदमी को मैं बोलूं एक इंजीनियर की क्या आवश्यकता है, तो आप कहेंगे सर इंजीनियर की आवश्यकता घर बनवाने के लिए, लेकिन एक इंजीनियर होने के लिए क्या आवश्यकता चाहिए? मैं बोलूंगा उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होना चाहिए, तभी ना वो इंजीनियर हुआ। इंजीनियर होने की ये आवश्यकता है कि पहली आवश्यकता पूरी होगी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा तभी इंजीनियर बनेगा। दैट मीन्स डिसइंफेक्टेंट वो होगा जिसके अंदर ये सारे आवश्यकताएं यानी ये सब गुण को अगर पूरा कर रहा है तो दैट विल बी अ गुड डिसइंफेक्टेंट। क्लियर है? आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर नाउ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या कह रहा है ये अगला? कह रहा है कि ब्रेक बिंदु क्लोरीनेशन एवं अवशेष क्लोरीनेशन का अंतर लिखें। सुनिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर, जब पानी को क्लोरीन दिया जाता है फॉर व्हाट? फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन, मतलब एक छोटा अमाउंट का क्लोरीन, जानते हैं पानी में क्लोरीन की मात्रा केवल 1 से 2 ppm तक मिलाई जाती है। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, इतना मिलाया जाता है। इतना मिलाने के बाद जब क्लोरीन में डालते हैं ना, जब फीडिंग करते हैं, फीडिंग का मतलब पानी में क्लोरीन डालना, डालेंगे जब मानेंगे कि इतना लीटर पानी है तो इतना क्लोरीन डालना पड़ेगा, चलो डाल दिए क्लोरीन, ठीक है। ये क्लोरीन जैसे डालते हैं ना ये गायब होने लगती है। क्यों? ये लड़ती है जाकर के किससे? 2 स्टेजेस होते हैं। एक पहला काम ये करती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को खत्म करना, मतलब रोगजनक बैक्टीरिया को खत्म करना, जीवाणु
दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका ऑक्सीडेशन करना, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको डाइल्यूट करना और तोड़ देना, सरलता कर देना। कोई चीज हार्ड उसमें पाया जा रहा है उसको तोड़ करके सरल करना ताकि इजी टू डाइजेस्ट हो जाए। यही चीज ना दो काम करता है। तो जब इन दोनों काम के लिए जितनी आवश्यकता है क्लोरीन की, ठीक है, वो पूरी होने के बाद एक्स्ट्रा क्लोरीन डाली जा रही है, तो वो पॉइंट जहां पे आवश्यकता पूरी हो रही है उसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट। और अबव इट्स जो क्लोरीन इसके ऊपर से डाली जा रही है, आफ्टर मेकिंग द रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद जो क्लोरीन डाली जा रही है उसको कहते हैं कि ये ब्रेक पॉइंट के बाद का क्लोरीनेशन है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ठीक है। और रेजिडुअल क्लोरीन क्या होती है? रेजिडुअल क्लोरीन, द अमाउंट ऑफ क्लोरीन विच इज अवेलेबल इन द वाटर इज कॉल्ड रेजिडुअल क्लोरीन। किसी भी पानी में अगर क्लोरीन डालेंगे कुछ देर बाद वो क्लोरीन गायब हो जाएगी। मान लीजिए कोई पानी में बहुत गंध आ रही है, कभी कभी तीखी गंध आती है, क्लोरीन ज्यादा मिल जाता है कभी कभी पानी में तो गंध बड़ी तीखी से आती है, अजीब सी पीने में लगता है। थोड़ी देर तक छोड़ दीजिए हवा में या उसको खूब चला दीजिए हवा में, वो गंध धीरे धीरे क्या होगी? गायब हो जाएगी। क्यों? क्लोरीन गायब हो गया। तो आप रेजिडुअल क्लोरीन यानी अवशेष क्लोरीन, क्लोरीन की वह मात्रा है जो पानी के अंदर एट द टाइम अवेलेबल है, अवशेष रूप से जो उपलब्ध। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। भंजक बिंदु क्लोरीनेशन को ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, पानी में मिलाए जाने पर क्लोरीन की अनेक क्रियाएं होती हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए क्लोरीन की मांग, यानी जितना भाई क्लोरीन की मांग मतलब क्लोरीन डिमांड किसको कहते हैं? पानी की अपनी क्लोरीन डिमांड होती है। पानी चाहता है कि हमको साफ करने के लिए कितना क्लोरीन चाहिए, दैट अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज नोन एज क्लोरीन डिमांड, ठीक है ना। अब हर चीज के लिए कितना क्लोरीन चाहिए, कितना क्लोरीन चाहिए, ये नहीं पूछते हैं हम लोग। हम ये जानते हैं कि सारी क्रियाओं के बाद इतना क्लोरीन अवेलेबल होना चाहिए, तो हम देते जाते हैं और देखते हैं कि लास्ट में कितना क्लोरीन बचा, रुका कितने पर। अब देखिए पढ़िएगा, आपको थोड़ी सी चीजें और क्लियर होंगी। कह रहा है कि सभी क्रियाओं के निपटने के बाद जो अवशेष क्लोरीन या रेजिडुअल क्लोरीन जल में रह जाती है उसी पर ध्यान दिया जाता है, लास्ट वाली क्लोरीन पे। अच्छा, ये पूरा देश भर की चीजें समझाया है, इतना नहीं लिखना था आपको। ये पूछा है ब्रेक पॉइंट और रेजिडुअल क्लोरीन में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको मुद्दे वाली बात समझाता हूँ क्या कहना चाहता है ये। देखिए, जब जल पूर्णतः शुद्ध नहीं होता तब रोगाणुनाशन के लिए इसमें मिलाई गई क्लोरीन निम्न दो चरणों में काम करती है। पहले में रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट करती है, जो मैंने बताया कि काउंटरटैक्ट करती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, और दूसरे चरण में कार्बनिक पदार्थों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक मैटर्स का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण करती है। यही चीज ना, यही दो काम करती है क्लोरीन। अब ये दोनों प्रोसेसेस क्या हैं आपको बात से समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लोहे का ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो टूट के जंग में खत्म मिट्टी में मिल जाता है। कोई भी हार्ड चीज में अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो वो अपने डाइल्यूटेड फॉर्म में आ जाएगा, इजीएस्ट फॉर्म में आ जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगी। बात समझ आ रही है ना? तो पानी में हम चाहते हैं कि वो इजीएस्ट फॉर्म में रहे ताकि इजी टू कंज्यूम रहे, इजी टू डाइजेस्ट रहे, ठीक है ना। तो रोगाणुनाशन काल में पहले अवशेष क्लोरीन की मात्रा कम दिखाई पड़ती है, शुरू में अवशेष क्लोरीन कम, आगे देखिएगा। परंतु रोगाणुनाशन कार्य के लिए क्लोरीन की मांग पूरी हो जाने पर अवशेष क्लोरीन की मात्रा बढ़ने लगती है। मतलब क्लोरीन डाल रहे हैं गायब हो जा रही है, डाल रहे हैं गायब। लेकिन जब एक बार मांग पूरी हो गई तो फिर और डालेंगे तो वो रेजिड्यू के फॉर्म में बचेगा। रेजिड्यू का मतलब ये होता है बचा हुआ, जिसका जरूरत नहीं है, वो अतिरिक्त है, उसको कहते हैं रेजिडुअल या अवशेष, बढ़ने लगती है। क्लोरीन भरण, भरण मतलब फीडिंग, क्लोरीन फीडिंग क्रम जारी रहने पर दूसरे चरण में क्लोरीन पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के साथ रासायनिक क्रिया करके इन्हें ऑक्सीकृत करती है। क्लोरीन की इस क्रिया के कारण अवशेष क्लोरीन की मात्रा पुनः बढ़ने लगती है, ठीक है ना। इस बिंदु पर जब क्लोरीन द्वारा, उसको छोड़ दीजिए, अब नीचे सीधे पढ़िएगा। इस बिंदु पर यहां से भी अगर आंसर कर देते हैं तो भी बुरा नहीं है। जब क्लोरीन द्वारा उपरोक्त दोनों मतलब वो दोनों कार्य पूर्ण हो जाते हैं तब जल में अवशेष क्लोरीन की मात्रा न्यूनतम होती है। उस समय जितना क्लोरीन आप डाले हैं दोनों काम ऊपर का पूरा करने में काफी क्लोरीन कंज्यूम हो गई तो काफी कम मात्रा बची, न्यूनतम होती है उस समय रेजिडुअल क्लोरीन। क्लोरीनीकरण क्रम आगे जारी रखने पर मतलब और क्लोरीन मिलाते रहने पर यह मुक्त क्लोरीन यानी फ्री अवेलेबल क्लोरीन के रूप में निकलने लगती है। जब दोनों काम पूरे हो गए और अब आप अभी भी फीडिंग करते जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये अब फ्री अवेलेबल क्लोरीन के रूप में निकलने लगती है। अतः क्लोरीनीकरण में वह स्थिति जब पानी की उपरोक्त दोनों मांगे पूरी हो जाती हैं
और मुक्त क्लोरीन निकलने लगती है, भंजक बिंदु पॉइंट मतलब ब्रेक पॉइंट कहलाता है। ब्रेक पॉइंट इज द पॉइंट ऑन विच requirements of chlorine is completed and we start getting residual chlorine. We start getting break point chlorination is a point of chlorination. It is not the amount of chlorination. Break point is a point, and after which break point is the point after which we start getting residual chlorines. हम शुरू कर देते हैं कि हमारे पास अब अवशेष क्लोरीन मिलेगी, क्योंकि ब्रेक पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं। तो अब आने वाली क्लोरीन जो होगी एक्स्ट्रा फीडेड क्लोरीन, वो अवशेष क्लोरीन यानी रेजिडुअल क्लोरीन होगी। तो रेजिडियल क्लोरीन इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन इज द पॉइंट, a specific point of chlorination after which we start getting residual chlorine. तो इस समझ में आया होगा मुझे लग रहा है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। दोनों मांगे पूरी होती हैं और मुक्त क्लोरीन निकलने लगती है, ब्रेक पॉइंट कहलाता है, तथा इस सीमा के पश्चात क्लोरीनीकरण को भंजक बिंदु क्लोरीनेशन कहते हैं, यानी ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है, अवशेष क्लोरीन क्या होती है वो तो हमें केवल ब्रेक पॉइंट को समझाया। अवशेष क्लोरीन क्या होती है? अवशेष क्लोरीन का मतलब होता है जो क्लोरीन अवेलेबल है पानी के अंदर, उसी को अवशेष। रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करना, अवशेष क्लोरीन, पानी में क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करना। किसी भी पानी में अवेलेबल क्लोरीन जो होती है एट अ टाइम, वो अवशेष क्लोरीन है। वो कब बचेगी? जब ऊपर के दोनों काम हो गए हों, तो आप क्लोरीन डालेंगे तो वो बची हुई क्लोरीन होगी। कितना क्लोरीन बचा होना चाहिए? 0.1 से 0.2 mm बचना चाहिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। यदि क्षेत्र में कोई संक्रामक बीमारी नहीं फैली हो तो, यदि क्षेत्र में कोई संक्रामक बीमारी फैली है तब ज्यादा क्लोरीन की जरूरत आपको पड़ सकती है। ठीक है ना, तब ज्यादा डालिए, क्योंकि वहां पानी के संक्रमण की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो अवशेष क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करना, पानी हाँ, तो इसके लिए ऑर्थोडोलिडीन टेस्ट होता है। इसमें होता क्या, ऑर्थोडोलिडीन एक लिक्विड कह लीजिए, पाउडर कह लीजिए, इसको पानी में मिलाते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने इस पानी, जो पानी हमारे सामने, उसमें जानना है कितने कितने ppm क्लोरीन इस समय है। हम उस पानी को लेंगे, उसमें 100 मिलीग्राम पानी में केवल 1 मिली ऑर्थोडोलिडीन मिला देंगे तो वो पानी का कलर चेंज होना शुरू होगा। अब पानी का कलर हल्का पीला होता है, गाढ़ा पीला होता है, कि बिल्कुल पीला नहीं होता है, उसको एक डिस्क से टेस्ट करते हैं। डिस्क होता है ना, डिस्क मतलब उससे मैच कराते हैं कि डिस्क के किस कलर से वो मैच कर रहा है। जिस कलर से मैच करेगा उस पर लिखा रहता है कि इसमें कितने ppm क्लोरीन है। जितना ज्यादा उसका रंग येलो होता जाएगा मिलाने पानी का, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगी, रेजिडुअल क्लोरीन होगी। मानक उपकरण पर तुलना करके यहाँ पर लिखा गया कि पानी का रंग पीला पड़ जाएगा। इस पीलेपन की मानक उपकरण से तुलना करके अवशेष क्लोरीन की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। पेयजल के लिए पीला यानी लेमन येलो रंग सुरक्षित माना जाता है। यह जांच कक्ष तापमान पर करनी चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर पे करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा का बी क्वेश्चन हो गया। पानी को पहुंचाए जाने की प्रणाली यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वर्णन करें। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वर्णन करें। पानी को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कौन सी प्रणालियां हैं? कई प्रणालियां अपनाई जाती हैं उसमें। आप लोग को अगर याद होगा कि हम लोग जब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किए थे तो हम लोग ओवरहेड टैंक से लगा के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाए थे, जिसमें अलग अलग तरह के क्या किए थे, मतलब प्रणालियां, मतलब होता है ग्रिड सिस्टम था, डेड एंड सिस्टम था, रिंग सिस्टम था, कई टाइप के सिस्टम थे जिनसे हम लोग पानी को क्या कर रहे, रेडियल सिस्टम था। तो ये अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यदि ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूछ रहा होगा तब तो वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कुछ तो उम्मीद नहीं है, वही पूछना चाहिए। और कुछ अगर बोला जाएगा तो देखिए, मैं अभी एक ही मॉडल नहीं है और कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो इंग्लिश मतलब निकल के आ रहा है कि इसकी सिस्टम क्या है पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो डिस्ट्रीब्यूशन के कई सिस्टम होते हैं, कई लेआउट्स होते हैं जिनसे होके गुजरता है। एक बार नोट्स को देख लेंगे रिवीजन, जो लोग कोर्स लिए हैं, ज्यादातर लोग लिए ही हैं, तो जो लोग भी कोर्स लिए हैं वो अपने कोर्स में इसको देख लेंगे, आपको पूरा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आगे मैं कराऊंगा, अगर इंग्लिश वाला भी देखूंगा। मैं एक साथ दोनों मिल नहीं रहा है एक्चुअली, या तो हिंदी मिल रहा है या तो इंग्लिश मिल रहा है। आइए, लेकिन जितना दिया है उतना भी सुनते जाओ, काफी काम हो जाएगा तुम्हारा।
करा किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। तीसरा दूसरे तक हो गया, तीसरा करा किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, पाइप, स्लूस वॉल, बिग कॉक, फायर हाइड्रेंट्स एवं जल के मीटर के विषय में लिखिए। पाइप क्या होता है, पाइप पानी सप्लाई के पाइप की ही बात कर रहा होगा क्योंकि वाटर वाला पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पानी के सप्लाई की बात कर रहा है कि पानी का जो सप्लाई होता है वो पाइप के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग पाइप के बारे में क्या लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग को पाइप का यूज तभी किया जाता है जब गुरुत्व के विरुद्ध पानी ले जाना हो। ऐसे तो नालियों में ही पानी बह जाए, लेकिन नालियों से पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता है, वो नीचे ही जाएगा। पाइप क्यों चाहिए, व्हेन वी वांट्स वाटर टू फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी वी नीड पाइप। ये जरूरत है पाइप की, यानी पाइप मतलब वाहिका होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी ले जाने के लिए गुरुत्व वाहिका यानी ग्रेविटी कंडक्ट और दाब वाहिका प्रेशर कंडक्ट डाली जाती है। गुरुत्व वाहिका के ऊपर, गुरुत्व वाहिका का मतलब होता है चैनल, यानी जो अंडर ग्रेविटी फ्लो हो रहा है, और दाब मतलब जिसमें प्रेशर से पानी ऊपर भेजा जाता है, ठीक है। तो खुली नहर या चैनल होती है, इसमें पानी गुरुत्व के बल से प्रभावित होता है। गुरुत्व वाहिका के बारे में बताया है, अर्थात इसकी तली को उपयुक्त अनुलंब ढाल दी जाती है, इसकी जरूरत नहीं, इसमें पानी का तल मुक्त होता है और यह वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित होता है। इतनी तक बात हो गई चैनल के बारे में। गुरुत्व प्रवाह में पानी सदा ऊपरी तल से निचले तल की ओर जाता है, विपरीत दिशा में नहीं। यह वाहिका कच्ची अथवा पक्की या चिनाई की बनाई जा सकती है। दाब वाहिका, यहां से ना पाइप शुरू हुआ, पाइप तो यहां से शुरू हुआ। दाब वाहिका नलिका या पाइप के रूप में होती है। पाइप धातु, प्लास्टिक अथवा कंक्रीट के गोलाकार परिच्छेद के होते हैं। जब पानी वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर प्रवाहित करना हो तो पाइप की साधन रह जाता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर प्रवाहित करना हो तो एक ही साधन है। निचले स्थान से ऊंचे स्थान पर पानी उच्च दाब पर ही भेजा जा सकता है और इसके लिए पाइप के उपयुक्त पाए गए। आवश्यक दाब से पानी किसी भी ऊंचाई तक पाइप द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है। पाइप द्वारा पानी ले जाने पर इसकी वाष्पीकरण, श्रवण आदि कोई हानि नहीं होती। पाइप क्या होता है उसके बारे में बताया, पढ़ लीजिएगा यार, इसमें क्या ही पाइप का, ये पीडीएफ इसलिए मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। अब उसके पाइप के बारे में पूछा। दूसरा पूछा स्लूस वॉल। स्लूस वॉल क्या होता है, कहीं पर भी पानी का फ्लो क्या करना हो, रोकना। तो स्लूस वॉल कंट्रोलर का काम करते हैं, या तो पानी को गति को बंद कर सकते हैं, पानी की गति को कंट्रोल कर सकते हैं कि कम गिरे या ज्यादा गिरे। जो नल की टोटी आपके घर में होती है उसको बिपकॉक बोलते हैं। आपके घर में जो नल की टोटी होती है जिससे आप पानी निकालते हैं उसको वाटर टैप या बिपकॉक बोलते हैं, ठीक है। अब बिपकॉक ही जैसा बहुत बड़ा सा होता है स्लूस वॉल। स्लूस वॉल जो होता है वो बिपकॉक का बहुत बड़ा रूप है। जब नहरों में पानी छोड़ना होता है तब स्लूस गेट या स्लूस वॉल का यूज करते हैं। वो भी देखे होंगे, कभी कभी नहर में जब फाटक लगे होते हैं तो ग्राउंडिंग लगी रहती है, उसको लगा के घुमाया जाता है, तब फाटक खुलते हैं। समझ में आ रही बात है, तब नहरों में पानी जाता है, तो उनको कहते हैं स्लूस गेट। उसी की तरह घर के अंदर छोटे छोटे जो यूनिट लगी होती है उसको बिपकॉक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कपाट स्लूस वॉल को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, आसान सी चीज है। देखिए यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है स्लूस वॉल का बना हुआ है। यहाँ पे हैंडल वगैरह यहाँ पे बनी हुई, देखिए यहाँ पे हैंडल बना हुआ है। ये हैंडल को घुमाने से ये ऊपर उठता है और इसके अंदर से पानी का फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब दूसरा हो रहा है जल टोटी यानी बिपकॉक। देखिए यहाँ पे इसके बारे में बोला था बताने के लिए। बिबकॉक यानी जल टोटी, पाइपलाइन से पानी लेने के लिए टोटी पाइप के सिरे इंड पर लगाई जाती है। यह स्नान गृह, किचन, फ्लश, लैट्रिन तथा सड़कों के किनारे बनाए गए पानी के सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट पर लगाई जाती है। जल टोटी की संरचना रोक टोटी यानी स्टॉप कॉक इसको बोलते हैं। स्टॉप कॉक क्या होता है जानते हैं, जब आप कभी पानी खोल के पानी ले लिया आपने, ठीक है, पानी आ गया ग्लास में, कई बार आपका ये नल खराब हो गया और इसमें से पानी बड़ी तेजी से बाहर आने लगा, तो आप चाहते हैं इसकी रिपेयरिंग हो जाए। रिपेयरिंग करने के लिए पहले पानी ऊपर से बंद करना पड़ेगा। तो जो पानी को रास्ते में बंद करने के लिए लगाए जाते हैं उनको स्टॉप कॉक बोलते हैं। स्टॉप कॉक वो होते हैं जो पानी को रास्ते में कहीं पर रोक देते हैं। वो इंड पर नहीं लगते हैं, स्टॉप कॉक बीच में, पाइपलाइन के बीच में लगते हैं, जबकि इंड सिरे पर पानी का यूज के लिए लेने के लिए बिपकॉक लगाए जाते हैं। तो स्टॉप कॉक और बिपकॉक में अंतर क्या हुआ, बिपकॉक आर एडेड एट द एंड ऑफ द पाइपलाइन और स्टॉप कॉक जो होते हैं वो मिड ऑफ द पाइपलाइन में यूज किए जाते हैं। क्लियर है ना बात। हाँ, इनकी संरचना एक ही जैसी होती है, लगभग एक ही जैसी बनावट होती है, वो बीच से ही कंट्रोल करता है और एक किनारे पे, ठीक है। इसके हैंडल को कम या अधिक घुमाकर पानी के प्रवाह पर नियंत्रण किया जा सकता है, यानी पानी के फ्लो को घटाया बढ़ा भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द हैंडल। हाँ ठीक है ना। जब टोटी से पानी रिसने लगे
तो इसके वॉशर को बदल देना चाहिए। देखिए ज्ञान दे रहे हैं हमको, हम बदलेंगे, मेरा मन, हम लीकेज करवाते रहे। इसको सॉकेट द्वारा पाइप में लाइन के सिरे पर लगाया जाता है। आजकल प्लास्टिक की जल टोटियों का भी चलन है, बिल्कुल प्लास्टिक की टोटी नहीं आती है, सिंपल। अग्निशमन बम्बा यानी फायर हाइड्रेंट के बारे में भी लिखने के लिए बोला था। फायर हाइड्रेंट क्या होते हैं? सड़कों में बीच बीच में कहीं पर देखे होंगे छोटे छोटे बोरिंग करके नल लगे होते हैं। जब कभी भी कहीं आग लगती है तो नजदीकी फायर हाइड्रेंट को ढूंढा जाता है। आपको आग लगी हो तो पानी अचानक कहां से आएगा? सड़क चलते कई बार देखे होंगे गड्ढे होते हैं ऐसे मैनहोल टाइप के, आपको उन गड्ढों को मैनहोल समझ सकते हैं, हो सकता है वो सीवर के ऊपर हो। कई बार उन गड्ढों के अंदर एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसमें पानी का कनेक्शन होता है। पानी जब आग लगती है ना, फायर ब्रिगेड आता है, तुरंत उन पानी से कनेक्ट करता है और पानी उसको तुरंत मिल जाता है। तो वो जो फायर हाइड्रेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पोस्ट होते हैं और एक अंडरग्राउंड होते हैं। पोस्ट वाले बाहर निकले होते हैं, मैं दिखाता हूं आपको फायर हाइड्रेंट क्या होते हैं। ये 150 से 300 मीटर के अंतराल पर तथा सड़कों के क्रॉसिंग पर स्थापित किए जाते हैं। इनसे पानी लेने के लिए एक या दो निकास लगे होते हैं। बड़ा निकास 100 mm ये होता है। फायर हाइड्रेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खंभा हाइड्रेंट यानी पोस्ट हाइड्रेंट। खंभा मतलब रोड से बाहर निकला रहता है, अंदर घुसने की जरूरत नहीं, रोड में अड़चन पैदा करता है वो। एक होता है रोड के अंदर, एक होता है फ्लश हाइड्रेंट, वो रोड के अंदर लगा होता है। पोस्ट हाइड्रेंट, ये हाइड्रेंट का बैरल साधारण 60 से 120 मीटर भूमि तल से ऊपर निकला रहता है, दूर से दिखाई देता है और आपात स्थिति में से ढूंढने में आसानी रहे, ये आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो ढक्कन वाला जमीन में रहता है वो रुकावट तो नहीं पैदा करता, लेकिन उसको ढूंढने में दिक्कत आती है, ठीक है ना, लेकिन लगा रहता है। फ्लश हाइड्रेंट पढ़ लीजिएगा, दोनों इसके बारे में बता चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे अब जल के मीटर क्या होते हैं? मैंने बताया था कि जल के मीटर जो होते हैं, जल के मीटर ये पानी के मीटर होते हैं। पानी दो सिस्टम से सरकार आपको देती है, एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज किया जाता है आपसे, वो अनमीटर्ड सिस्टम होता है, और एक मीटर्ड सिस्टम होता है जिसमें जितना आप यूज करेंगे उतना आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। मैं जब पढ़ाया था तो मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि इसमें क्या होता है। मान लीजिए आप जियो का रिचार्ज करा लिए, जितना बतियाना बताइए, और एक पहले का समय था जिसमें मीटर्ड था, पहले मीटर्ड था अब अनमीटर्ड है। पहले मीटर्ड में डेटा लगता था, प्रति कॉल 1 रुपए जाएगी, 2 रुपए, 50 पैसे, 30 पैसे। फिर जियो आ गया, तो जियो का, और मैंने एग्जाम्पल दिया था दूसरी कंपनियों का या बाकियों का, आप सबका वही है, अब सब अनमीटर्ड है। 1 महीने के लिए आप जितना है बतियाना है बतियाइए, जितना करना है इंटरनेट यूज करिए, और उनको एक फिक्स अमाउंट का चार्ज आपने दे दिया, तो उसको बोलते हैं अमीटर्ड सिस्टम, फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स सिस्टम होता है। और एक मीटर्ड होता है जिसमें आप जैसे दिल्ली वगैरह या बेंगलोर बड़े शहरों में जितना पानी आप कम यूज करेंगे कम चार्ज, ज़्यादा यूज करेंगे ज़्यादा चार्ज, वो सिस्टम चलता है कई जगहों, तो उसको कहते हैं मीट्रिक सिस्टम। तो ये चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो वो पूरा पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। वही चीज़ है जो मैं बोला हूँ, वही चीज़ लिखा गया, ठीक है ना। मैं चाहे दिखा दूँ, ग्राहक तब आवर्ती दरों जैसे त्रैमासिक पर खपत किए गए पानी की मात्रा का भुगतान करता है। ऐसे मीटरों का उपयोग करना भी संभव है जो ग्रामीण परिवेशों में, ये वो अपना पढ़िएगा, पीडीएफ में एक बार रीडिंग लगा लेंगे, दैट विल बी क्लियर, मच मोर क्लियर देन। मैं जो मेन बातें हैं वो आपको बताते चल रहा हूँ। तीसरा का बी क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभिन्न प्रकार के पाइप जोड़ों के विषय में उल्लेख करें। पाइप में जितने ज्वाइंट्स लगाए जाते हैं याद करिए, कॉलर ज्वाइंट है, स्पाई गॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट था आपका, ग्लेज ज्वाइंट था आपका, वेल्डिंग ज्वाइंट था, और उसके बाद बहुत सारे टाइप के ज्वाइंट्स के नाम मैंने लिए थे और सबका डायग्राम दिखाया था। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि कोशिश करके छोटा छोटा ही पेन सही लेकिन सबका डायग्राम बना दीजिएगा, हालांकि इसमें भी नहीं बनाया है, लेकिन आप देख लीजिएगा सबसे फेमस जो है वो सॉकेट और स्पाइगॉट ज्वाइंट है। जो अच्छा, जब ज्वाइंट की बात करेगा पाइप में, तो चाहे पीने वाला पानी हो चाहे सीवेज वाला पानी हो, लगभग कुछ कॉमन होते हैं, स्पाइगॉट और सॉकेट दोनों में लगाया जाता है, ठीक है ना। अब इस सीवर वाले में कुछ लगते हैं कुछ नहीं लगते हैं, इसमें बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं। तो पहला स्पाइगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो आपका ज्वाइंट आता है, दूसरा फ्लैंज ज्वाइंट आता है। फ्लैंज ज्वाइंट का मतलब दोनों तरफ से ऐसे पाइपों में ऐसे, मतलब पाइप आता है उसको दोनों तरफ से डिस्क लगी रहती है, दोनों को आपस में मिला करके ऊपर से बोल्ट से कस देते हैं। आप मान लीजिए एक पाइप यहाँ से लाए, एक पाइप यहाँ से, इन पाइपों में ऐसे रिंग लगी रहती है, एक पाइप इधर से रिंग, इधर भी रिंग लगी है, दोनों को आपस में मिलाया और नट बोल्ट से कस दिया गया, तो इसको बोलते हैं फ्लैंज ज्वाइंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है प्रसार जोड़। ऐसा जोड़ जो गर्मियों में खुलने बैठने में, देखिए यहाँ पे ये प्रसार टाइप का जोड़ जो है, यहाँ पे शायद उसी का डायग्राम ये बनाया हुआ है प्रसार जोड़ का, क्योंकि मुझे दिखा है कि प्रसार जोड़ का ही है। प्रसार जोड़ में ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है थोड़ा बहुत, जब पाइपें वगैरह फैलती हैं तो ये बर्दाश्त कर जाता है उसको, ठीक है ना। प्रसार जोड़ है। उसके बाद अगर हम और बात करें तो लचीला जोड़ होता है, जिस पर लोड भी अगर लग जाए, मतलब पाइप अगर लचीला जोड़ है, फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल ज्वाइंट, ऐसी ज्वाइंट जिस पर कभी लोड वगैरह लगने पे वो फ्लेक्सिबल भी रहता है, टूटता नहीं आसानी से,
और जहाँ पे मिट्टी के धंसने के, जैसे पाइप से आप सप्लाई ले गए हैं, अब पाइप में जोड़ लगाए हैं और जोड़ जो है कभी कभी मिट्टी वगैरह पे धंसने पे टूट गया अंदर से, तो उस वो जोड़ नहीं ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ज्वाइंट या फ्लेक्सिबल ज्वाइंट लगा। फिर विक्टोरिक ज्वाइंट होता है, जिन्होंने अपने नाम पर दे दिया। आगे बात करते हैं हम लोग ज्वाइंट्स का, तो चूड़ीदार या सॉकेट यानी स्क्रू जोड़, यानी एक पाइप में स्क्रू कटा रहता है, दूसरे में कसने की व्यवस्था होती है, स्क्रू की तरह पाइप को कस दिया गया, तो ये भी ज्वाइंट एक होता है आपका। फिर उसके बाद कॉलर ज्वाइंट होता है, जिसमें दोनों पाइपों को लाया गया, ऊपर से एक कॉलर पहना करके अंदर शीशा भर दिया गया। कॉलर का मतलब एक पाइप इधर से आई, एक पाइप इधर से आई, अब पहले ही इसके अंदर एक ऐसे रिंग टाइप की ऐसे पहनाई गई है, ऐसे चौड़ी रिंग पहनाई गई। जब दोनों को सटाया गया तो इस रिंग को यहाँ बीच में ला करके इसके अंदर शीशा भर के पैक कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं कॉलर ज्वाइंट, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप के कॉलर ज्वाइंट है। फिर उसके बाद आपका वेल्डिंग जोड़ आ गया आपका, फिर विद्युत वेल्डन जोड़ आ गया, गैस वेल्डिंग भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग भी हो सकती है। तो ये टाइप्स ऑफ ज्वाइंट थे। एक बार आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, मैंने मेन लेक्चर में पूरा डायग्राम दिखा दिखा के बोर्ड पे बताया है, बट नोट से भी आप काम कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, ठीक है। लास्ट टाइम देखिए, आपको जितना पढ़ना रहता है ना वो शुरू से पढ़ा जाता है, एग्जाम टाइम में आपकी नोट्स काम आती है, जो आपने बनाई हो, मेरा दिया हुआ नोट्स नहीं, जो आपने नोट्स बनाई हो। देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मेरा लेक्चर सुने, वेरी गुड, अब मेरा दिया हुआ नोट्स खोलिए, लेक्चर जहन में है, नोट्स सामने है, अपनी नोट्स बनाइए, जो गलत लगे उसको ठीक करिए, ये सबसे अच्छा तरीका है नोट्स बनाने का। पाइपलाइन की टेस्टिंग क्यों और कैसे की जाती है? टेस्टिंग का मतलब जानते हैं, पाइप आपने बिछा दिया, पूरा लेआउट बिछाते हैं लोग, पाइप को पानी भेजने से पहले पूरा पाइप आपने बिछा दिया, ठीक है। टेस्टिंग की जाती है कि पहले मतलब पूरा पाइप बिछ गया, टेस्टिंग का मतलब क्या, लीकेज तो नहीं है कहीं से, तो पहले एक तरफ से पाइप को बंद किया जाता है। बंद करने कैसे, स्लूस वगैरह लगाए थे ना, बंद करो, 250-300 मीटर बाद उधर भी बंद करो, दोनों तरफ से बंद हो गया। अब अंदर पानी भरा जाता है प्रेशर से, कितना प्रेशर से, पाइप में अगर 100 यूनिट का प्रेशर जाना है, पानी बहेगा तो प्रेशर तो जाएगा ही नॉर्मल कंडीशन में, अब उससे 50% ज्यादा प्रेशर डालो, और जब पानी में पाइप में पानी भरा, उधर से भी बंद है इधर से बंद है, प्रेशर भरा जा रहा है, पानी भरते जा रहा है, और 50% ज्यादा प्रेशर लगा देंगे, तो जहां से लीकेज होगी वहां से लीक कर जाएगा। टेस्टिंग हो गई, जहां लीक किया वहां फिर से शीशा पिघला करके फिर भरो। तो इस तरीके से टेस्टिंग होती है, और पाइप को पूरा क्या करते हैं, बिछाते चले जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को इसमें लिखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं, इस फार्मूले को इग्नोर करिएगा, आपको जरूरत नहीं है इसकी इतना ज्ञान की, ठीक है। तो ये आपका पाइप का टेस्टिंग क्यों और कैसे की जाती है, एक बार जो मैंने बोला उसको याद रखिएगा और रीडिंग लगा लीजिएगा। जो आज पढ़ा आज ही रीडिंग लगा लिया, खत्म हो जाएगा तुरंत, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लोग, किन्हीं दो भागों का उत्तर लिखें, किन्हीं दो भागों का चौथे में। और पहला कह रहा है पहले में कि मैन होल, इन्वर्टेड साइफन और ट्रैप की उपयोगिता दर्शाते हुए सीवरेज व्यवस्था का उल्लेख करें। रुकिए जरा, इसमें तो बोल दिया कि मॉडल पेपर का ये देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैन होल क्या होता है। मैन होल के बारे में अगर आपको 10 लाइन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि सीवरों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए सीवर की पाइपलाइन पर जगह जगह पर चैम्बर बनाए जाते हैं, जिससे सीवर की सफाई समय समय पर होती रहे, उसका निरीक्षण होता रहे। इन चैम्बर्स को मैनहोल कहते हैं। और मैनहोल नहीं कहते हैं, मैनहोल के चैम्बर कहते हैं, लेकिन मैनहोल सीवरों के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे जो बनाए जाते हैं, जिनको ढक्कन से ढका जाता है, ये वृत्ताकार ढक्कन बनाए जाते हैं। ये हर सड़क के ज्वाइंट पर, मतलब जहां पे सड़कें आपस में संगम होता है यानी क्रॉसिंग पर, और नहीं तो अधिकतम 300 मीटर की दूरी पर एक मैन होल होना ही चाहिए। 300 मीटर पे है लेकिन बीच में कोई क्रॉसिंग आ गया तो वहां भी होगा। तो ये मैनहोल के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आप बताएंगे। मैनहोल का छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं आप, कि ऐसे ऊपर से ऐसे ढक्कन लगा हुआ है, ऐसे आके अंदर चैम्बर बन गया है। तो मैनहोल के बारे में आप लोग ड्राइंग में भी पढ़े हैं कि मैनहोल क्या होता है, और मैनहोल किस लिए होता है मैंने आपको बता दिया। अधिकतम दूरी 300 मीटर है, और कम से कम जहां जहां क्रॉसिंग होता है, जहां जहां सड़कें मुड़ती हैं, वहां मैनहोल होना जरूरी है। ये निरीक्षण करने के लिए और रिपेयरिंग करने के लिए बहुत काम आते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड साइफन, जब कभी भी सीवेज को, सीवेज मतलब जो कचरा जा रहा है, कचड़े वाली नाली गई और उसी लेवल पे, जैसे ये कचड़े वाली नाली जा रही थी, सपोज करिए कि ये कचड़े वाली नाली जो है, कचड़े वाली नाली जो है यहां से ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऐसे, और इसी लेवल पे यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे पहले से सड़क का आवागमन है। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ मान लीजिए ऐसे सड़क है, ऐसे सड़क है, सड़क पर लोग ऐसा जा रहा है, इधर से कचड़े वाली नाली आ रही है, तो नाली को तुरंत यहाँ पे डाउनवर्ड करते हैं, फिर इधर से ऐसे निकाल लेते हैं, और ये पानी जो है यहाँ का, यहाँ से जो सीवेज का कचरा है वो नीचे से होता हुआ ऐसे निकल आता है। तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड साइफन।
इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड साइफन। कुछ लोग अभी साइफन भी नहीं जानते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। लेकिन साइफन क्या होता है पहले तो ये तो जान लें। मैं एक चीज बता दूं, कभी पेट्रोल खत्म हुआ हो बाइक में तो ऐसे फूंक मार के निकाले हो? मैं अगर तुमसे कहूं कि यहाँ एक टैंक है, टैंक से पानी तुमको नीचे ले आना है, ठीक है, इस लेवल पे, जबकि टैंक में पहले पानी ऊपर चढ़ाना है, उसके बाद में यहां से नीचे आएगा। तो पहले ऊपर कैसे चढ़ेगा, यहां पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये तो धक्का मार के ऊपर ले नहीं जाएगा। तो तुम करो क्या कि इस दबाव के कारण जो ये पाइप के अंदर इस जगह ऊपर इसके समिट पॉइंट पर वैक्यूम क्रिएट कर दो, निर्वात उत्पन्न कर दो। तो जब यहाँ पे दाब कम होता है ना तो पानी अपने आप चढ़ जाता है। पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, पंप कैसे खींचता है, पंप जब सेंट्रीफ्यूगल पंप घूमता है तो वहां पर वैक्यूम क्रिएट कर देता है, तो पानी जमीन वाला ऊपर चढ़ जाता है। तो जब ये ऊपर यहाँ पे निर्वात उत्पन्न होगा तो यहाँ का पानी अपने आप ऊपर, जब ऊपर एक बार चढ़ा तो फिर डाउन इसमें आ जाएगा। तो हम कहीं देखते हो कि टंकी वंकी से पानी खींचना रहता है तो पहले पाइप लगा के हल्का सा मुंह से ऐसे खींचते हैं ताकि वहां का जो हवा है ना वो हम खींच ले। पाइप के अंदर की हवा हम खींच देते हैं, वहां हो जाता है निर्वात। और जैसे वहां निर्वात हुआ, पानी ऊपर चढ़ा, एक बार आना शुरू हुआ तो आता रहेगा कंटिन्यू, पूरी टंकी क्या होगी, खाली हो जाएगी। अर्थात इससे क्या समझे कि साइफन एक क्रिया है, साइफन एक एक्शन है जिससे किसी निचले तल से ऊंचे तल पर भी पानी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार यहां से पानी गिरना शुरू हुआ, चूंकि इसमें पानी भर चुका है तो अब हवा आएगी नहीं, हमेशा निर्वात रहेगा, अब पानी इधर से इधर कंटिन्यू जाता रहेगा। तो इस क्रिया को कहते हैं साइफनिक एक्शन या साइफन क्रिया। लेकिन ये तो ऐसे चढ़ रहा है ना, जब नीचे की तरफ जाके ऐसे उठे तो इसको इन्वर्टेड साइफन कहते हैं। इन्वर्टेड साइफन का प्रयोग जहां भी सीवेज को ढोना हो उस जगह पर किया जाता है, ठीक है ना। तो मैनहोल क्या होता है आप समझ गए, इन्वर्टेड साइफन क्या होता है आप समझ गए, मैनहोल समझ गए, इन्वर्टेड साइफन वो ट्रैप। बाथरूम के अंदर ट्रैप लगे होते हैं, जब आप इस टाइप से यूज करते हैं, ट्रैप्स क्या होते हैं जिसको जल पास बोलते हैं, ट्रैप्स। ट्रैप्स मतलब मान लीजिए ये आपका टॉयलेट सीट है, तो यहाँ पे आपने पानी गिराया तो ये तुरंत ऐसे जाके ऐसे मुड़ा रहता है, ऐसे जाता है, ये सीधा नहीं जाता है इसमें, यहाँ जाके नहीं, ये जा करके जहां भी जाना हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पानी रुका रहे लगातार, यहाँ पे पानी लगातार रुका रहे, ठीक है ना। इसके रुके रहने से क्या फायदा होगा, यहां से कोई भी चीज मल मूत्र जो भी होगा वो इससे होता हुआ, जो हम तेजी से फ्लश करते हैं तो इधर से होता हुआ इधर चला जाता है और यहाँ पे इधर चला आता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा होल भी बनाया जाता है जस्ट बिकॉज कि यहाँ साइफनिक एक्शन ना हो और पानी यहाँ से इधर की तरफ इधर चला जाए। और यहाँ पे इस गहराई को जो पानी लगातार बना रहता है टैंक मतलब फ्लैश के अंदर, आप टॉयलेट सीट में देखते होंगे हमेशा पानी दिखता है, वो पानी जाता क्यों नहीं है, क्योंकि वो पानी ऐसे घुमा रहता है अंदर से। तो इसको कहते हैं वाटर सील, इसको क्या बोलते हैं, वाटर सील यानी जल सील बोलते हैं। जल सील टूटने पे क्या होगा, जितनी दुर्गंध वाली गैसें होंगी सीवर की वो इधर से होते हुए बदबू देने लगेगा। तो ये जब पानी सूख जाएगा ना तो समझिए बदबू आना शुरू हो जाएगी। बदबू आने से पहले ये पानी, इसलिए बहुत दिनों तक किसी का घर अगर बंद रहता है तो उसमें से एक महक आने लगती है, क्योंकि ये पानी वाष्पीकृत होकर सूख जाता है। वाष्पीकृत से भी तो सूख सकता है, ठीक है, यहाँ रुका हुआ था, आप पानी डालेंगे फिर ये वाला पानी चला जाएगा, यहाँ दूसरा आकर रुक जाएगा। तो इस पानी की गहराई को जलसील बोलते हैं। और ये जो पाइप की बनावट है, पाइप की ये वाली बनावट, उसको ट्रैप यानी जल पास बोलते हैं, ठीक है ना। कहां प्रयोग होता है, टॉयलेट में, क्लियर है। अब आगे बोल रहा है अगला कि क्या सीवर में, यहां बोल रहा है सीवर में, सीवर लाइन बिछाने में ढाल के महत्व को स्पष्ट करो। कोई भी सीवर बिछाया जाता है तो वो ढाल पर बिछाया जाता है। बिछाने के क्या तरीके होते हैं, तो अलग अलग ग्रेडियंट पर बोनिंग छड़, यानी बोनिंग छड़ का यूज हम आप लोगों को करना सिखाए थे मेन बैच में इसके। अगर जो लोग मेरा कोर्स किए थे, क्या ये सब याद आ रहा है कि नहीं, बस इतना कमेंट कर दें। और कमेंट ये भी कर दें कि सर इसका एक पेपर कम से कम और कराइए या 2 पेपर और कराइए, इसका भी कमेंट आप लोग करें, तभी तो मजा आएगा, नहीं तो भाई फिर मजा नहीं आएगा। तो आपने ये समझा कि सीवर लाइन बिछाने में ढाल के महत्व को स्पष्ट करना। और एक चीज मैं बता दूं, जितना मैं आज पढ़ा दे रहा हूं ना, अगर लाइव होता और आप लोग बकबक करते रहते तो मैं नहीं पढ़ा पाता। तो मैं इतना सारा टॉपिक आज क्लियर किया हूं, घंटे 1.5 घंटे की वीडियो में जो पेपर सॉल्व हुआ वो बहुत लोगों की खोपड़ी जो भूला भटका था सब याद करा देगा। इसलिए बोलने का मौका दीजिए मुझे, अपने
बोलना, जब आपको बोलने के लिए कहा जाए, जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे मैसेज मिल जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं उस चीज को ठीक कर देता हूं बजाय बीच बीच में बोलने के। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनेंगे, फिर एक अच्छा कमेंट डालेंगे कि सर ये करिए, ये हमारे लिए बेटर होगा, और आप लोगों के कमेंट्स के बेसिस पर मैं वीडियोस को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, देखिए सीवर के लाइन में जाना, ढाल के महत्व को स्पष्ट करें। ढाल पर नहीं रहेगा सीवर तो कहां से प्रवाह होगा? सीवर को पंपिंग करके ले जाना गुड आइडिया नहीं है, क्योंकि उसमें काफी वेस्टेज होता है। तो देखिए बेंचमार्क स्थापित करना, बेंचमार्क मतलब एक बेंचमार्क, ये सर्वे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेंचमार्क मतलब एक फिक्स पॉइंट, और सीवर को लगातार डाउन ग्रेड पर लेते जाना, मतलब अगर बेंचमार्क 100 है तो आगे जाकर 99, फिर 98, इस टाइप से सीवर नीचे होती जाएगी। कैसे नीचे करते जाएंगे? तो एक जगह से दूसरे जगह जिनके बीच में ढाल लगानी है, हम लोग एक धागा बांध लेते हैं और धागे की मदद से नीचे ढाल सेट करते हैं। अब ये एक प्रैक्टिकल क्रिया है, लेकिन आप लोग को मैंने उसमें समझाया भी था। एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा कि बेंचमार्क क्या होता है। भाई एक पॉइंट सेट कर लिया आपने, उसके बाद सीवर की ढाल लगाने का क्या प्रोसेस? सबसे पहले दर्श पट्टी होती है, साइट रेल जिसको बोलते हैं। साइट रेल क्या होता है जानते हैं? जैसे एक जगह आपने धागा बांधा, एक जैसे मान लीजिए गड्ढा खोदा आपने सीवर का जिस पर पाइप बिछानी है, ठीक है, उसके बाद आपने उस पर एक पट्टी रखी जिसको साइट रेल बोलते हैं। ठीक है, दूसरी साइट रेल डाउन होगी, ठीक है, अब उस पर बांध लिए धागा दोनों पर, तो इसी धागे के अनुरूप नीचे तली का ढाल होना चाहिए। अब धागे से मापेंगे, पहला मतलब इस ऊंचाई पर धागे से नापेंगे 1.5 मीटर। अब धागा धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो जब दूसरी बार 1.5 मीटर नापेंगे तो धागा जब ऐसे हुआ है तो 1.5 मीटर, और इसको हल्का सा नीचे करना पड़ेगा। जैसे जैसे धागा नीचे जाएगा 1.5 मीटर भी नीचे जाता जाएगा और वो ढाल अपने आप बनती चली जाएगी। उसके लिए सरकाने के लिए हम लोग बोनिंग रॉड का यूज करते हैं, साइट रेल और बोनिंग रॉड, दो चीजों का। दर्श पट्टी और देखिए यहाँ बोनिंग छड़ यानी बोनिंग रॉड कहते हैं, इन दोनों की मदद से हम लोग ढाल लगा लेंगे। पढ़िएगा जो मैंने बोला है उसी का देखिए यहाँ बोला है ना, हल्का सा मैं हिंट करता हूँ, ढाल रेखा को खाई में अंतरित करना। ये ढाल की रेखा बनी थी, खाई में उतारना के लिए सर्वप्रथम दोनों दर्श पट्टियों के मध्य एक डोरी तान दी जाती, डोरी मतलब धागा। अटकाने के लिए दर्श पट्टियों के शीर्ष में एक कील गाड़ दी जाती है। वो सब लिखा हुआ है जो मैं बोला हूं। मैं जितना जल्दी बोलता हूं उतनी ज्यादा बातें बोलता हूं, आप एक बार रीडिंग करेंगे वही मिलेगा जो मैं बोला हूं। तो इसलिए सुनिए भी, लेकिन जितना बोला हूं तो उसको लिखने जाएंगे ना 4-5 लाइन हो जाएगा। कील गाड़ के धागा बांध लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लीजिएगा 5 लाइन। हमको भी मालूम है बिना कील गाड़े धागा नहीं धसेगा, समझ गए होंगे बात को। किन्हीं दो भागों को उत्तर दीजिए। अंतिम प्रश्न है, भूतल पर स्थित नालियों की आवश्यकता है, उनके विभिन्न मापों का वर्णन करिए। ये भी मैंने बताया था कि कई शेप की नालियां बनती हैं। जब सरफेस ड्रेन जो बरसाती पानी को निकालने के लिए होती है उनको सतही नालियां, और उनके क्या देखिए यहाँ पे आवश्यकता बोला है, यहाँ पे बोला है आवश्यकता, बोला है आवश्यकता बताइए, लेकिन नीचे लिखा है रिक्वायरमेंट। मैंने बोला था ना आवश्यकता के दो मतलब, एक नीड एक रिक्वायरमेंट। नालियों की आवश्यकता हमें है, लेकिन नाली को नाली होने के लिए क्या आवश्यकता होगी? 2000 द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ड्रेन, ठीक है ना। और सरफेस ड्रेन, तो जो सरफेस ड्रेन होती हैं, सतही नालियां होती हैं, उनकी क्या आवश्यकता है? खुली नालियों के प्रवाह उसमें होना चाहिए, जल की रोधकता, इनका निर्माण किसी जलरोधी पदार्थ, मतलब नालियों से होकर पानी इधर उधर क्या होना चाहिए? बहना नहीं चाहिए। नाली के अंदर से होके जाए पानी, रिसे ना पानी, इसलिए कंक्रीट वगैरह से बनना चाहिए, पत्थर ईंट, मतलब पानी का रिसन ना हो, ठीक है। उसके बाद आकार ऐसा होना चाहिए कि कम गहरी, भीतर से साफ, चिकनी, टिकाऊ होनी चाहिए। इसके जोड़ दृढ़ ये वो। मुक्तांतर मतलब नाली में जितना पानी बहना हो थोड़ा सतह से नीचे बहे। निर्माण लागत कम होनी चाहिए, सफाई आसानी हो करने में। और आकृति के हिसाब से ये नालियों के शेप बने हुए हैं, वी आकार, यू आकार, कर्व चैनल, आयताकार, ये सब नालियों के शेप हैं, ठीक है। उसके बाद सबके बारे में, सारे शेप के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। अब अगली चीज जो आपकी आती है वो कह रहा है यहाँ पे, सीवेज के मुख्य घटकों एवं उनके निस्तारण के विषय में स्पष्ट करें। सीवेज के मुख्य घटकों, सीवेज के अंदर क्या क्या पाया जाता है? भैया उसके अंदर निलंबित पदार्थ, देख लीजिए यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूं, उसके अंदर निलंबित पदार्थ मतलब सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग मटेरियल्स, सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग मैटर्स, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स, बायोकेमिकल बायोलॉजिकल मैटर्स और गैसेज, इतनी चीजें पाई जाती हैं। अगर आपने सीवेज का चैप्टर खोला होगा, मेरे से पढ़ा होगा, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि कंटेंट जो पाया था, कंपोनेंट्स ऑफ अ सीवेज, यानी सीवेज में जो सस्पेंडेड मैटर्स हैं उनमें इन्हीं चारों चीजों के नाम मैंने सबसे पहले बताऊंगी, यदि आपने लेक्चर देखा होगा तो। और देख लीजिए क्वेश्चन सीधे सीधे आया हुआ है। तो ये वो पदार्थ हैं जो सीवेज के अंदर पाए जाते हैं, और उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो जो पाया जाता है कि खनिज पदार्थ में क्या क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु एवं जैविक सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं। अब उसके बाद एक चीज और पूछा है, केवल पदार्थ नहीं पूछा, उनके निपटान की विधियां भी पूछा है। क्या है भाई? ऊपर से देखिएगा,
सीवेज के मुख्य घटकों एवं उनके निस्तारण, निस्तारण मतलब होता है डिस्पोजल, डिस्पोज करने का, समापन करने का, ठीक है ना, विधि भी। अब समापन करने की देखिए, ये छोटी बात तो है नहीं, समापन की विधियां कई हैं, प्राकृतिक अलग है और आपका वो क्या है आर्टिफिशियल अलग है, नेचुरल अलग है। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल की बात करें तो उसमें सॉरी नेचुरल की बात करें तो एक तो सीधे सीधे तनुकरण कर दिया जाता है, डाइल्यूट करा दिया जाता है किसी नदी नाले में सीवेज को ले जाके, लेकिन वो तब जब तनुकरण अनुपात काफी ज्यादा हो, ग्रेटर देन 500 हो, तब ऐसा किया जाएगा। नहीं तो फिर सीवेज की खेती वगैरह भी की जा सकती है। तो प्राकृतिक भी दो विधियां हैं और फिर एक तरीके से लास्ट है ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, याद है 3 तरह के ट्रीटमेंट थे। तो ट्रीटमेंट किए बिना भी मैंने बोला था कि इनको डिस्पैच कर सकते हैं आप। जैसे कोई कचरा निकला, देखो पहले इतना व्यवस्था नहीं था, इतनी नाली वाली नहीं बनाती थी सरकार, तब भी सब साफ सुथरा था, आज गंदा भी होता जा रहा है। रीजन क्या है? इतनी सफाई करने के बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं पहले के जमाने, पहले लोग नहीं थे। 35 करोड़ भारत की जनसंख्या थी 1947 में, अब बढ़ करके 1 करोड़, 1 अरब 35 करोड़ हो गई। तो ये जो हमने जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है हमारे अंदर, तो वो कहां जाएगा कचरा? तो डाइल्यूशन तब हो जाता था। आज भी प्रकृति यही कहती है, प्रकृति ये नहीं चाहती कि आप गंदा ना करें, प्रकृति अपने आप को साफ करती है। आप 400 गंदा करेंगे, प्रकृति 500 साफ कर लेती है। लेकिन आप 500, प्रकृति तो 500 साफ करेगी, आप 500 तक गंदा करिए। आप गंदा कर रहे हैं 1000। गंदगी बुरा नहीं है, जरूरत से ज्यादा गंदगी बुरा है, जिसको सफाई ना कर सके। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग पहले सीधा सीधा नदी नालों में छोड़ देते थे ले जाके कोई भी मलमूत्र, पहले उसी नदी में लोग नहा भी रहे हैं, उसी नदी में जाकर के और कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सब डाइल्यूट था, चलता था। रिवर हैज अ सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टी, कैरेक्टराइटिक्स। नदी के पास स्वतः शोधन की एक शक्ति है, अपने आप को ठीक साफ कर लेती है। गंगा, गंगा का पानी हर 5 किलोमीटर पे क्या होता है, अपने आप को साफ कर लेता है। लेकिन हम उस 5 किलोमीटर में, यहाँ गंदा हुआ 5 किलोमीटर बाद साफ करेंगे, हम इसी 5 किलोमीटर में इतना कचरा कर देंगे, साफ ही नहीं हो पाएगा वो। तो एक लिमिट तक करिए, पृथ्वी के पास शक्ति है, वो अपने आप को ठीक कर सकती है। 21 दिन घर में आप बंद थे, पूरा एनवायरमेंट साफ हो गया था। 21 दिन आप घर में बंद थे लॉकडाउन में, पूरा एनवायरमेंट साफ, सब कुछ एकदम क्लीन एंड क्लीन, गंगा साफ, डॉल्फिन गंगा में निकल आई, जानवर रोड पे टहल रहे हैं, प्रकृति में एकदम फ्री एयर मिल रही है, चिड़िया पंछियों की संख्या बढ़ गई। आज ये मनुष्य है सबसे ज्यादा अराजक, सबसे ज्यादा दिक्कत वाला प्राणी। बात समझ आ रही ना? तो हाँ, अपने आप से बस एक वादा करो कि तुम सामान्य नियमों का जीवन में पालन करोगे। अगर मुझसे थोड़ा सा भी तुमको फायदा मिला है, थोड़ा सा भी जीवन में कुछ भी फायदा मिला हो, तो एक वादा मेरे साथ बस कर लो। बहुत जरूरत नहीं तुमको दान दक्षिणा देना, हेन तेन, इन सब में मत पड़ना। जीवन में सामान्य नियम अपनाना। सामान्य नियम यह है कि मैं बिना आवश्यकता के, बिना बहुत गहरी मजबूरी के प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करूंगा। सामान्य, मैं नहीं कर रहा हूं प्लास्टिक का प्रयोग मत करना, मैं कर रहा हूं बिना ज्यादा जरूरत के, थोड़ा कष्ट सह करके भी मैं प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं जब तक जरूरत ना हो फालतू आग नहीं जलाऊंगा। मतलब तुम जीवन में सामान्य नियम अपना लेना। तुम समझना कि मुझे अगर फ्री पढ़ रहे हो तो भी गुरु दक्षिणा दे दिए, अगर पैसे दिए हो तो एक सरचार्ज दे देना मुझे मेरी तरफ से। इसके बाद तुम किसी को दान दक्षिणा मत देना, किसी जगह के पूजा पाठ मत करना, कुछ मत करना। ये जो तुमको दिया है भगवान ने ना, ये तुम किराएदार हो, तुम उस हिसाब से चलना जिंदगी में बस। ये सबसे बड़ा परोपकार होगा पूरी मानव जाति पर एक साथ तुम्हारा। तुम अपने जीवन शैली को कम से कम आवश्यकताओं में पूरा करने की कोशिश करना। मत जलाना, फ्री का बल्ब मत जलाना, फ्री की लाइट मत जलाना। जब ना दिक्कत हो, जब भी पावर का यूज कम से कम करो, कंजम्पशन कम करो। जीवन में सामान्य रूल अपना लो, उसके बाद खुश हैं हम लोग। आगे चलो। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जीव जंतु एवं जैविक पदार्थ क्या होते हैं, उसके अंदर खनिज पदार्थ, जीव जंतु ये हो गया, सारी गैसेस पाई जाती हैं वो हो गया। तो ये हो गए। अब निपटान की विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है ना? एक देखिए, 2 तरीके की विधियां होती हैं। पहला होता है निपटान की विधियां प्राकृतिक यानी नेचुरल डिस्पोजल मेथड, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल डिस्पोजल मेथड, ठीक है। अब प्राकृतिक विधि में सीवेज को बिना किसी उपचार अथवा थोड़ा बहुत प्राथमिक उपचार करने के बाद किसी समीपवर्ती नदी नाले में डाल दिया जाता है अथवा सिंचाई में प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। कृत्रिम विधियों में वाहित मल का पर्याप्त उपचार करके इसे हानि रहित बनाकर समाप्त किया जाता है। अब चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन था,
आप वो पूरा समझाए हैं कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। उसी क्वेश्चन में पता कि सीवेज के क्या क्या कंपोजिशन, मतलब सीवेज में क्या क्या भाग होते हैं और उनकी डिस्पोजल कैसे किया जाता है। तो डिस्पोजल में आपने प्राकृतिक बता दिया, कृत्रिम बता दिया, निकल जाएगा इतना बता के, लेकिन इन्होंने आपको पूरा समझाया है कि देखिए ये प्राकृतिक वाला शुरू हुआ, बैक्टीरियोलॉजिकल उपचार, उसके बाद इन्होंने पूरा समझाया कि देखिए तनुकरण विधि क्या होती है, सिंचाई विधि, मतलब ये प्राकृतिक ट्रीटमेंट के ही पार्ट है। लेकिन क्या देखो, पढ़ लेना इसको, लेकिन जितना क्वेश्चन बोला गया उसमें इतना लिखने मत जाना, क्योंकि ये अपने आप 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया पूरा कि सिंचाई विधि और तनुकरण विधि में अंतर क्या। मतलब तनुकरण का मतलब होता है ले जाके सीधे डाइल्यूट कर देना और उसको किसी सिंचाई में प्रयोग करना, उसको सिंचाई विधि कहते हैं। दोनों में कुछ फायदे और नुकसान है, एक बार रीडिंग लगाओगे क्लियर हो जाएगा। ना समझने वाली चीज होती है मैं हिंट कर देता। सीवेज में सिंचाई के गुण होते हैं, मालूम है ना, सीवेज जो निकलता है घर का डोमेस्टिक सीवेज, उससे सिंचाई कर सकते हैं, उससे बड़ा अच्छी फर्टिलिटी आती है। खेतों की सिंचाई उससे कर दो, बहुत फर्टिलिटी उससे आती है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कि एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उपयोग एवं कार्यविधि का उल्लेख करें कि सीवेज ट्रीटमेंट का जो प्लांट होता है उसमें क्या क्या उपयोग है, उसका उपयोग क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या उपयोग है, सीवेज का ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कभी किसी सीवेज में तनुकरण सीधे ना किया जा सके तो उसके ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। एक आवश्यकता मानक से अधिक उसमें अशुद्धियां हो या दिक्कतें हो तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उस ट्रीटमेंट के लिए हम लोग अपनाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहले कुछ प्रोसेसेस यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी उपचार करके उनको छोड़ा जा सकता है। और कार्यविधि का संक्षिप्त उल्लेख, तो कार्यविधि क्या है बताइए। कार्यविधि में देखिए सीवेज उपचार के चरण समझा दिया, स्टेजेस इन सीवेज ट्रीटमेंट। प्राथमिक है, द्वितीयक है, अंतिम है। प्राथमिक को भी समझाया, प्राथमिक को भी समझाया, प्राथमिक को। अच्छा ये कब होता है, मैंने डायलूशन फैक्टर के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन भी किया था। मैंने बोला कि प्राथमिक उपचार या भौतिक उपचार बोलते हैं इनको, छानना वगैरह, रैक छानना, ग्रिट चैम्बर था, ग्रीस ट्रैप था, सेडिमेंटेशन टैंक था, ये सब प्राइमरी में आए थे, याद करिए। मतलब सीवेज को ले जाना, सबसे पहले उसमें से उसको छानना ताकि प्लास्टिक प्लास्टिक ये सब अलग हो जाए। ग्रिट यानी उसमें ग्रिट्स जो होती है उनको बैठाना, ग्रिट चैम्बर में निकल जाता है। फिर ग्रीस यानी उसमें फैट जो होता है, जो बूचड़ खाने वगैरह का सीवेज होता है उसमें फैट ज्यादा होता है, होटल से जो निकलता है उसमें फैट ज्यादा होता है, तो फैट को अलग कर लेना। फिर लास्ट में आता है सेडिमेंटेशन कराना। ये सब फिजिकल ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाते हैं। जो सेडिमेंटेशन जो आपके ट्रीटमेंट प्लांट पे पहली यूनिट होती है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट होती है। कुछ सीवेज में इतना ही करके भी उनको छोड़ा जा सकता है, कुछ सीवेज में ज्यादा घाक होते हैं, इतना करने के बाद भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उनको ले जाया जाता है किससे, कॉन्टेक्ट बेड यानी संपर्क तल पर, या फिर इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर पर, या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर पे, या एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ये सब के सब मिला के सेकेंडरी। अब ये क्या होते हैं, ये सब के सब मैं एक लाइन में बोलूं आपसे, ऑक्सीडेशन के लिए होते हैं। सीवेज में जो छान वान के आपने अलग कर दिया, अब इनको यहां पर ले जाएंगे, फिल्टर करें तो चाहे टपकने वाले फिल्टर हो, ट्रिकलिंग हो या एक्टिवेटेड स्लज हो, सब ज्यादा ऑक्सीजन घोलने की प्रक्रिया। व्हेन यू ऐड more and more oxygen to the sewage, the impurities get oxidized by the oxygen given, तो उस समय ये साफ होने लगता है सीवेज। जितना ऑक्सीजन देंगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, साफ होने लगेगा सीवेज। तो जब इतना हो जाए कि मानक के अंदर आ गया तो ले जाके छोड़ दीजिए नदी नाले में सीधे, ये होता है। तो ये सेकेंडरी में काफी हद तक कम कर लेते हैं, लेकिन कई बार और घाक होता है, इससे भी नहीं जाता है, तब टर्सरी में ले जाकर जबरदस्ती ऑक्सीजन देते हैं। कहां देते हैं, स्लज पाचन टैंक होता है जिसमें एनारोबिक एक्शन और स्लज डाइंग बेड होता है, इनमें ले जाकर के इनकी ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करा करके हम लोग इनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये था एक पेपर, कैसा रहा, क्या समझ में आया। पीडीएफ एक बार रीडिंग, इस लेक्चर को देख के एक बार पीडीएफ की रीडिंग लगाएं। मैं बता दूं, केवल एक पेपर पढ़ने से आपके दिमाग में इतना आइडिया आ जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ये पूरा आज का लेक्चर सुनना और इसकी पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना, दो काम। पूरा लेक्चर सुने, पीडीएफ को एक बार पढ़ लिए, गारंटी देता हूं आपका कम से कम आप जाएंगे तो पास होके आएंगे, पास होके आएंगे, ये गारंटी है। 2-3 पेपर देख लिए, अच्छा नंबर ला देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, कमेंट का इंतजार कर रहेगा। धन्यवाद।